जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है और दिल से स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं फिर से सेट प्रैक्टिस। लेकिन खुशखबरी यह है कि एक ही वीडियो में 30 मैथ और 30 रीजनिंग यानी 60 क्वेश्चन का ताबड़तोड़ सॉल्यूशन देखेंगे। और यदि आप सभी का अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन रहा, इसमें अधिक से अधिक व्यूज मिला और लाइक और कमेंट मिला, तो ये बिल्कुल रेगुलर चलते रहेगा। जैसे गांव में कहा जाता है कि जैसे डेली दूध लाते हैं तब मोतामी कर देना, उसी प्रकार से इस सेट प्रैक्टिस सदा के लिए लगातार मोतामी हो जाएगा। चाहे तो आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये 60 क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो अधिक से अधिक दोस्तों को दबा के शेयर करिएगा और अपना विचार जरूर प्रकट करिएगा कि ये कैसा रहेगा, और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी दिल से करना है। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट। सभी तरह के सभी लेवल के क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड करूंगा यदि आप सभी का लगातार सहयोग मिलता रहा। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला, धमाकेदार क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। मैं फिर से बोल दूं कि जो पीडीएफ अभी तक नहीं प्राप्त कर रहे हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस को जल्द से जल्द ज्वाइन करें और लगातार सभी का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि पीडीएफ से बनाने के बाद आप इस वीडियो को देखते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा, या तो देखने के बाद उस पीडीएफ को बना लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कहता है एक युवा पुत्र 2 घंटों के लिए शीघ्रता से काम करता है और एक दिन में 16 वस्तुएं तैयार करता है, और उसके वृद्ध पिता धीरे धीरे 8 घंटे काम करते हैं और एक दिन में 24 वस्तुएं। तो इनमें से कौन सा सही है? तो बोलिए कि सर ऑप्शन दे रहा है पुत्र की ऊर्जा अधिक है, दोनों की ऊर्जा एक समान है, तो ऊर्जा की तो यहाँ बात नहीं होगा। मेन तो होगा पुत्र की शक्ति अधिक है या पिता की शक्ति अधिक है या कम है, जो भी कहिए। क्योंकि यहाँ पे जो काम करने का हम लोग क्षमता निकालते हैं, क्षमता मतलब होता है काम करने की शक्ति, ठीक है। तो ऊर्जा की बात ही नहीं है, काम करने की क्षमता या काम करने की शक्ति। तो यहाँ पे आइए, कहता है यदि युवा पुत्र 2 घंटा में शीघ्रता से काम करता है 16 वस्तु। तो मिस अनुपात के मास्टर वीडियो में मैंने बताया है, और बहुत जल्दी टाइम वर्क, मिक्स प्रोपोर्शन और पाइप टंकी का मैं पूरा अपने असाइनमेंट से क्लियर करवाने वाला हूँ। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि व्यक्ति, समय और दिन की संख्याओं पर काम नीचे। तो एक पुत्र है जो 2 घंटा एक दिन में काम करता है, 16 वस्तु बना लेता है। इधर पिता आ जाइए, मान लिया पुत्र को हम एस मान लेते हैं, ये दोनों का रेशियो निकालना, एस मतलब सन, और एफ माने पिता होता है फादर, एफ मान लेते हैं। ये 8 घंटा काम करते हैं, एक दिन में 24 वस्तु तैयार करते हैं। कितना वस्तु तैयार कर रहे हैं? 24 वस्तु। तो अब फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि क्षमता कितना है ये दोनों का। तो बोले सर 2 8 16 हो गया, 8 तिहाई 24, तिरछा गुना करेंगे 3s बराबर 8f। तो s अनुपात f, क्योंकि आप पढ़े होंगे रेशियो, उसमें मैंने आपको बताया था 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोफिशिएंट उलट जाता है, 3 उधर 8 इधर, तो हो जाएगा 8 अनुपात 3, 8 अनुपात 3। क्लियर हो गया? अब देख लीजिए किसका क्षमता ज्यादा है। तो बोले सर सन का क्षमता ज्यादा है। तो सन का क्षमता ज्यादा है मतलब शक्ति ज्यादा है, ऊर्जा की बात नहीं है, शक्ति। तो इसमें पुत्र की शक्ति अधिक है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन। आपका साधारण ब्याज क्या है, और साधारण ब्याज मैंने पूरा पढ़ा दिया अपने असाइनमेंट से। कहता राही ने किसी बैंक में 600 रुपये की धनराशि को जमा कराया जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी? तो बोले सर दिक्कत क्या है, आप ही तो बताए थे 600 की धनराशि जमा कराया, तो 600 मूलधन है, हम सभी जानते हैं कि मूलधन 100% होता है। तो मूलधन की तुलना 100 से और 8% से जमा किया है 5 वर्षों के लिए, तो हम सभी जानते हैं कि एसआई होता है दर गुना समय। तो दर गुना समय मतलब 8 5 40। तो यही तो पूछ रहा है कि 5 वर्ष में उसका ब्याज क्या होगा। तो बोले सर 600 मूलधन है, इसकी तुलना 100 से, एसआई साधारण ब्याज निकालना है तो 40। काटिए 2 शून्य से 2 शून्य, 6 चौका 24, यानी कि 5 वर्ष में उसका ब्याज होगा 240 रुपये। बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसी प्रकार से आगे हर लेवल का क्वेश्चन मिलते जाएगा, धीरे धीरे हार्ड भी, इजी भी, सभी तरह के क्वेश्चन आपके माइंड से लगातार आप सेट मारते रहिएगा, तो सब दिन मैथ आपका कंप्लीट रहेगा। मैथ से अलग से कहीं से टेंशन आपको नहीं लेना पड़ेगा। ऐसे होता क्या है कि
पहले से तो बच्चा पढ़ते नहीं रहता है, लेकिन होता क्या है कि जब एग्जाम आता है तो हड़बड़ा आता है, फिर से वो पूरा मैथ का कोर्स करता है। लेकिन सब दिन एगो सेट मैथ का आप मारते रहिएगा 30 मैथ 30 रीजनिंग का, तो सोच सकते हैं सब दिन के लिए कंप्लीट रहेगा, इसका अलग से टेंशन नहीं लेना पड़ेगा और किसी भी एग्जाम को आप आराम से फेस कर सकते हैं। रिजल्ट होगा, सिलेक्शन भी होगा। तो 240 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आप देखिए क्वेश्चन बड़ा छोटा है, लेकिन वर्गमूल याद ना हो ना तो इसका भी आंसर असमर्थ हो जाते हैं विद्यार्थी देने में, जबकि आसान है। 39 69 56 25 65 60 17 64। ये बोल रहा है क्या, इनमें से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय उसको कहते हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं निकल सकता है। तो आपको देखने में लग रहा होगा ऑप्शन नंबर सी 65 60। बोलिए क्यों सर? क्योंकि यदि आप मेरा वर्गमूल वाला ट्रिक देखे होंगे, बहुत शॉर्ट में वर्गमूल निकालना सिखाएं, उसमें मैंने स्पेशल लिखा दिया है कि यदि किसी संख्या को पूर्ण वर्ग के रूप में साबित करना तो उसके अंतिम में सम संख्या के रूप में 0 होना चाहिए। तो एरा में सिंगल 0 अंतिम ही, तो ऐसी छट गया कि इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। जब एक ऑप्शन छटिए गया तो सब ऑप्शन को चेक करना क्या है, पूर्ण वर्ग ही नहीं होगा, मतलब यही हो गया अपरिमेय। तो हो गया हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, कहानी के जैसा है, लेकिन देखिए कितना मजेदार है। राघव द्वारा 12 परीक्षाओं में प्राप्त औसत अंक 24 है। राघव एक आदमी है जो 12 परीक्षाओं में 24 के औसत से अंक प्राप्त किया है। ठीक है, आगे कहता है जुबेदा ने अब तक 23 औसत अंक प्राप्त किए, लेकिन उसने 9 परीक्षाएं दी है। अब एक जुबेदा है, चलो जे से जुबेदा लिख देता हूं, जो 9 परीक्षा दी है और इसका औसत अंक 23 है। बढ़िया बात है जी। यदि प्रत्येक परीक्षा में 30 में से अंक दिए गए हैं, मतलब 30 में से अंक दिए गए हैं, तो हालांकि 30 से कोई अभी लेना देना नहीं है, तो जुबेदा को शेष 3 परीक्षाओं में से किसी एक में कम से कम कितने अंक जरूरी प्राप्त करने होंगे ताकि वह राघव का प्रदर्शन का मुकाबला कर सके। बोलिया कि सर बहुत आसान है, भले क्वेश्चन देखे में लंबा है, हम ही पता लगा लेते हैं कि राघव ने 12 परीक्षा दिया है, उसका औसतन 24 अंक है, तो टोटल राघव ने कितना प्राप्त किया है, टोटल अंक। तो बोले सर टोटल अंक गुना कर देते हैं, 12 चौके 48 के 8 बचा 4, 12 दूनी 24 4 28, यानी 288 प्राप्त किया है राघव। ठीक है, 12 दूनी 24 और 4 28। तो इसी प्रकार से 288 जुनेदा भी लाना चाहिए, तभी तो मुकाबला कर सकता है। तो देखता हूँ ये 9 में कितना लाया है, तो 9 में 9 तिया 27 के साथ बचा कितना 2, 9 दुनिया 18 2 20। ये जुनेदा जो है 9 परीक्षा में 207 लाई है, लाना है 288, तो इसको और जरूरत कितना के है? तो बोले सर घटा दीजिए, 288 में 207 घटाइए। तो बोले सर 288 में 207 घटाएंगे तो 81, यानी जुनेदा को जरूरत है 81 का। और जुनेदा के पास कई परीक्षा और है? तो बोलिए सर 3 परीक्षा और है जुनेदा के पास। कितना परीक्षा है? 3 परीक्षा। यानी पूछता है, अब यहां से देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, रीजनिंग के रूप में चकराया है। यदि पूछता कि जुनेदा को शेष परीक्षा में औसतन कितना अंक लाना होगा, तो 81 में 3 से भाग देते 27। लेकिन देखिए क्या मजेदारी पूछा है, कह रहा है क्या, शेष 3 परीक्षाओं में से किसी एक में कम से कम कितने अंक की जरूरत प्राप्त करने की जरूरत होंगे ताकि वह राघव के प्रदर्शन का मुकाबला कर सके। अब जो 3 परीक्षा पढ़ रहा है उसमें किसी एक में कम से कम कितना अंक? तो बोले सर किसी एक में कम से कम लाने के लिए 2 में अधिकतम लाना होगा। और आपको क्वेश्चन में बोल दिया है कि परीक्षा में प्रत्येक विषय में अधिकतम 30 अंक है। तो जुनेदा के पास अब 3 परीक्षा है, 3 परीक्षा में किसी एक में कम से कम वाला अंक निकालना है। यदि औसत पूछता था तो 3 से भाग दे के 27 निकाल देते कि शेष 3 परीक्षा में 27 के औसत से बनाएगा। लेकिन इसको 2 परीक्षा में लाना पड़े, 2 परीक्षा में हम अधिकतम कर देते हैं तो 30 दूनी 60, क्योंकि न्यूनतम 1 परीक्षा में लाना है तो कंफर्म है 1 में न्यूनतम लाने के लिए शेष 2 में अधिकतम कर देना होगा। तो शेष 2 में अधिकतम कर दिए तो 81 में 60 2 गो में आया, अब 1 परीक्षा बचा। तब बोले सर अब बचे क्या? 81 में से 60 घटा दीजिए, यानी 21, यानी न्यूनतम 1 परीक्षा में 21 चाहिए। किसी एक परीक्षा में न्यूनतम अंक कितना चाहिए? 21, क्योंकि एक में न्यूनतम निकालने के लिए शेष 2 परीक्षा है उसमें अधिकतम लिख दिया है कि अधिकतम अंक हो सकता है 30 में से अंक दिया जा रहा है। क्लियर हुआ? पूरे समझ गए होंगे। पूरा समझ गए तो इसको दोबारा तेवारा बना लेना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आते हुए भी लोग चकराते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पे 21 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए, सिंपल रेशियो का क्वेश्चन। किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात कितना है भाई?
तो बोलिए सर 7:8 है रेत और बजरी, जबकि बजरी और सीमेंट का रेशियो क्या है? तो बोले सर बजरी और सीमेंट का रेशियो है 6:7। यही है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या है? तो पूछ रहा रेत और सीमेंट। तो बोले सर ये तो क्लियर हो गया तुरंत, क्योंकि रेत फर्स्ट है सीमेंट लास्ट है। फर्स्ट निकालना है फर्स्ट को, लास्ट निकालना है लास्ट को, क्योंकि बजरी तो कॉमन ही है। तो कितना हो जाएगा? तो बोले सर 6 के 42 और 8 7 56। तो अब तो ये कट ही रहा है। 14 से 14 3 42, 14 चौका 56, यानी कि 3:4 होना चाहिए। ऑप्शन मिला लीजिए जी। ऑप्शन आपका मिल रहा है 3:4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। बड़ा मजेदार क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एक पाइथागोरस त्रिक है? तो आप यदि मेरा ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक क्लास देखे होंगे ना तो आपके माइंड में आ गया होगा। और वैसे मैं 3200 2700 सॉल्यूशन कराया था, वहां भी बार बार बताया था कि पाइथागोरस में लंब आधार कर्ण का यही वाला 6 गो हमेशा इस्तेमाल होता है। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 20 21 29, ये 6 गो हमेशा इस्तेमाल होगा ट्रिगोनोमेट्री में, ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन में। ये 6 गो याद रहते हैं तो 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 20 21 29, एक होता है 9 40 41। यही 6 गो। अब इसी को दुगुना तिगुना चौगुना जय गुना करे, सब में पाइथागोरस लगेगा। कर्ण नहीं बदलता है, लंब आधार बदल सकता है। 3 4 है तो 4 3 हो सकता है। तो जैसे ही 3 4 आएगा ना तो माइंड में तुरंत क्लिक करेगा, ओ कर्ण इसका 5 होगा। जैसे ही 5 बार आएगा तो माइंड में क्लिक करेगा कर्ण 13 होगा। यदि 24 या 25 रहेगा तो आपको लगेगा कि ओ इसका लंब या आधार जो भी गायब है वो 7 होगा। तुरंत माइंड में आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए निम्नलिखित में कौन पाइथागोरस त्रिक है? तो पहला ही लग रहा है 8 15 17। ऐसे पाइथागोरस के लिए आपको चेक करना पड़ेगा ऑप्शन से कि दोनों छोटका के वर्ग करके जोड़ेंगे तो बड़का के वर्ग के बराबर होना चाहिए। दोनों छोटा वाला को वर्ग करके जोड़ेंगे तो बड़ा वाला के वर्ग के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो गया 8 15 17। ऐसे भी आपको बता चुका है, नहीं तो आप चेक कर सकते हैं। √8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करिए तो वो 17 आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7, हाइट एंड डिस्टेंस। और हाइट एंड डिस्टेंस यदि आप नहीं पढ़े हैं तो मेरा मास्टर वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस जरूर देख लो, क्योंकि एक बार मास्टर वीडियो देख लीजिए तो उसे 90% हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि 3 टाइप में मैंने करके बताया और उसी से क्वेश्चन पूछता है। उसको जरूर एक बार देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन तो देखते ही बनाइएगा। देखिए, किसी ऊंचे टावर से 30 मीटर दूर एक इमारत के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई देखिए, टावर है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि किसी ऊंचे टावर से 30 मीटर दूर, ये टावर हो गया, इससे 30 मीटर दूर यहाँ पर एक इमारत है। तो इमारत इस प्रकार से बना हुआ है, लेकिन इमारत के आधार का अवनमन कोण ही वाला 30 डिग्री बन रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया हाइट एंड डिस्टेंस में कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्यों होते हैं ये भी बताए हैं। तो अवनमन कोण भी बोले तो हमें नीचे ही बनाना है कोण, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक समकोण त्रिभुज बनाना है, रेशियो का नियम लगाना है, आंसर सेकंडों में प्राप्त करना है। तो आराम से मैंने आधार पे 30 डिग्री कोण बना दिया। तो बोल रहा है यहाँ पे क्या, किसी ऊंचे टावर से 30 मीटर दूर एक इमारत के आधार का अवनमन कोण बोला है 30, मैंने नीचे बना दिया। टावर की ऊंचाई पूछ रहा है। तो बोले सर दिक्कत क्या है? जैसे ही 30 आया ना तो माइंड में आया tan 30। और सभी जानते हैं कि tan 30 का मान होता है 1/√3। ये लंब हो गया, ये आधार, ये 1/√3। ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा यदि आप हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का मास्टर वीडियो देख लिए तो। तुरंत जैसे ही 30 देखिएगा माइंड में क्लिक करेगा ये 1/√3। 60 रहेगा तो ये √3 ये 1, 45 रहेगा तो ये 1 और ये 1। यदि ये क्लियर हो गया तो तुरंत आंसर मारिए। बोले वो कैसे सर? तो देखिए ऊंचाई कैसे निकालते हैं। यहाँ दिया हुआ है दूरी 30 मीटर और रेशियो के अनुसार आया है √3। तो दूरी की तुलना दूरी से और निकालना है ऊंचाई तो 1 से। आंसर हो गया कितना? 30/√3। लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं दिया। तो ये क्या है कि √3 से ऊपर नीचे गुना कर दिया। तो यहाँ पे गुना करके √3 3 होगा, 3 दहें के 30, यानी एक्चुअल में टावर की जो ऊंचाई हो जाएगी वो हो जाएगी 10√3 मीटर। और 10√3 मीटर आप अपने ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। लाइफ में कभी गलती नहीं होगा। मैं दबाव डाल के बोल रहा हूँ और आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप एक बार
हाइट एंड डिस्टेंस जरूर देख लीजिए, क्योंकि आगे आने वाला सेट में आपको 1-2 क्वेश्चन हर सेट में मिलेगा, तो उसको एक बार देखे हुए रहेगा तो पूरे तरीका से क्लियर रहेगा और मजा भी आएगा, तुरंत समझाएंगे समझ में आ जाएगा। इतना तो समझाने में हम समय लिए ना, आप 2 से 3 सेकंड में आंसर आपके माइंड में क्लिक होगा। आप विश्वास करिए, उस वीडियो को जरूर देखिए। तो यहाँ पे 10√3 ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 8। 2 क्वेश्चन रेगुलर हाइट एंड डिस्टेंस का। देखिए, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। टावर 45 मीटर ऊंचा था और प्लेटफॉर्म तथा टावर के बीच क्षैतिज दूरी 40√3 थी। तो देखिए, मैं एक प्लेटफॉर्म इस प्रकार से बना रहा हूँ, लेकिन टावर चूंकि प्लेटफॉर्म को नीचे से ही गाड़ा हुआ होगा, तो यहाँ पे एक टावर इस प्रकार से गाड़ा हुआ है, ठीक है। अब प्लेटफॉर्म के ऊपर के इस बिंदु से मैंने यहाँ पर इसका उन्नयन कोण ले लिया, क्या डिग्री? 30 डिग्री। कहता है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर से इस टावर का उन्नयन कोण क्या डिग्री हुआ? 30 डिग्री मैंने ले लिया। अब ये टावर की ऊंचाई 45 मीटर है, तो ये 45 मीटर जो है पूरा यहाँ से यहाँ, चूंकि ये भूमि है, ये भूतल है, तो यहाँ से पूरा इसका 45 मीटर। और उसके बाद बोल रहा है क्या कि प्लेटफॉर्म तथा टावर के बीच क्षैतिज दूरी, मतलब जहाँ पे कोण बन रहा है वो क्षैतिज दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? 40√3 मीटर, यही वाला दूरी है। तो बोला प्लेटफॉर्म की ऊंचाई क्या है? ये वाला पूछ रहा है, ये वाला ऊंचाई या ये वाला ऊंचाई। बहुत ही आसान तरीका से देखिए हम लोग बनाते हैं। पहली बात तो ये 40√3 है, तो ये वाला भी 40√3 होगा, इसमें नो डाउट। अब इस त्रिभुज में आइए, समकोण त्रिभुज में जैसे ही 30 देखे तो अभी जस्ट 7 नंबर क्वेश्चन बनाए होंगे, आपके माइंड में आया होगा tan 30, और tan 30 का मान होता है 1/√3। तो ये वाला हो जाएगा लंब 1/√3, आधार हो जाएगा √3, 1/√3। तब बोले सर ये वाला ऊंचाई तो आराम से निकल जाएगा, तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से ये वाला ऊंचाई। ये कैसे निकलेगा? तो बोले सर निकल जाएगा ना, 40√3 दिया हुआ है, इसकी तुलना कितना से? √3 से। निकालना क्या है भाई? तो निकालना है ई वाला भाग, ई वाला निकाल के 45 में घटा देंगे, और नहीं तो ये वाला निकाल लेते हैं पहले। तो कैसे गुना? 1 से √3 कितना हो गया? 40 मीटर। तो यहाँ से यदि लंबाई हम लोग देखें तो यह आया क्या मीटर? 40 मीटर। और पूरा टावर की लंबाई कितना है? तो बोले सर पूरा है 45 मीटर। तो इसलिए प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना होगी? तो बोले सर प्लेटफॉर्म दिक्कत क्या है? यही वाला भाग ना प्लेटफॉर्म है, तो पूरा 45 है, जिसमें ये वाला भाग त्रिभुज का भाग आया 40, तो 45 - 40 कै मीटर? 5 मीटर। कितना आसान से आगे आप सोच सकते हैं, और हाइट एंड डिस्टेंस देखे रहिए तो और मजा आएगा। तो यहाँ पे 5 मीटर हो गया टावर की लंबाई, प्लेटफॉर्म की ऊंचाई। तो ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए जी, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस मिनरल्स इन ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव शरीर में जो मिनरल्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। सोडियम 8%, कैल्शियम 40%, पोटेशियम 9%, आयरन 25%, मैग्नीशियम 18%। पाई चार्ट 2 तरह के होते हैं, डिग्री में 360 डिग्री, परसेंटेज में 100। क्लियर है? DI कभी बताऊंगा ना तो पूरा बांट के बता दूंगा। पाई चार्ट चाहे तो दंडा लेख हो गया, चाहे तो मतलब टेबुलेशन हो गया, तो वो मैं क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे कह रहा है मानव शरीर में विभिन्न मिनरल्स दिए गए हैं। उसके बाद कहता दिया गया ग्राफ मानव शरीर में खनिजों की मात्रा को दिखाता है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर मानव शरीर में दूसरे सबसे अधिक प्रतिशत, क्या बोल रहा है? दिए गए आंकड़ों के आधार पर दूसरे सबसे अधिक प्रतिशत और दूसरे सबसे कम प्रतिशत का अनुपात क्या होगा? तब बोलिए सर दूसरे सबसे अधिक, यहाँ पहला सबसे अधिक तो ग्राफ में आपको कैल्शियम दिख रहा होगा 40%, और कैल्शियम के बाद आयरन दिख रहा है, तो दूसरा सबसे अधिक आयरन है जो कि 25 है इसका। और उसके बाद बोला दूसरे सबसे कम, तो बोलिए सर इस पूरे ग्राफ में सबसे कम हमें सोडियम दिख रहा है 8%, और दूसरा सबसे कम पोटेशियम दिख रहा है 9%। तो बोलिए सर फिर तो पोटेशियम हो जाएगा, तो पोटेशियम हो जाएगा कै परसेंट है? 9%। तो यही दोनों का हम लोग का रेशियो पूछ रहा है। तो बोलिए सर अब दिक्कत क्या है? हो गया आंसर, सिर्फ इतना बड़ा लिखा हुआ था, इतना कहानी, आंसर तुरंत आ गया। 25:9, ऑप्शन नंबर बी। तो कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन पढ़िएगा ना, आराम से आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आइए। अब इस क्वेश्चन को पढ़े, बड़ा मजेदार मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 64 पाई है। तो बोलिए सर जी शंकु ये होता है और इसका आधार वृत्ताकार होता है। यदि हम त्रिज्या r माने
तो इसके आधार का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी शंकु का आधार जो होता है वो वृत्त होता है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इतना बराबर 64 पाई दिया हुआ है। पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर 64, दैट मीन्स आर बराबर हो गया 8। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो आर तो 8 हो गया, लेकिन पूछ क्या रहा है? तो बोले सर अब देखिए क्या कहता है, यदि तिरछी ऊंचाई 17 है, तो बोलिए सर ये तो 8 आ गया, और तिरछी ऊंचाई इसका 17 है, तो माइंड में ऊंचाई अभी 15 क्लिक किया होगा। अभी पीछे आपको पाइथागोरस बताए थे। पाइथागोरस का यही सबसे बड़ा फायदा है, जो 6 को बताएं उसको याद कर लेने से। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17, तो 8 17 जैसी देखे तो माइंड में आ गया। चूंकि शंकु में ये समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण में पाइथागोरस लगता है। तो 8 ये 17 था, तो तुरंत ऊंचाई 15 निकल गया। इस शंकु को ठोस गोलार्ध प्राप्त करने के लिए फिर से तैयार किया गया, मतलब इस शंकु को गला के गोलार्ध प्राप्त किया गया। हालांकि ये जो आंसर दिया वो गोला मान के दिया है, गोलार्ध माने अर्ध गोला होता है, तो मैं दोनों तरीका से बता देता हूँ। गोलार्ध प्राप्त करने के लिए फिर से तैयार किया गया। इस गोले की त्रिज्या कितना है? देखिए गोला लिख दिया है ना लास्ट में, तो एक्चुअल में ऊपर में जो गोलार्ध लिखा हुआ है वहां पे गोला ही होना चाहिए, गोलार्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में बोल रहा है इस गोले की त्रिज्या क्या है। मतलब कहने का मतलब है गोला होना चाहिए, क्योंकि गोलार्ध का आयतन 2/3 पाई आर क्यू होता है, जबकि गोला का 4/3 पाई आर क्यू। तो आंसर बदल जाएगा ना, तो वहां पे सुधार लेना है, गोला ही होगा। तो बोले कि सर जब इसको पिघला के जब गोला बना रहा है, तो निश्चित है कि गोला का जो आयतन होगा शंकु के आयतन के बराबर होगा, और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो इसका आर है 8, तो 8 के स्क्वायर 8 गुना 8, और एच कितना है 15। अब यही आर पूछ रहा है। गोला का आयतन बराबर शंकु का आयतन, पाई से पाई कट गया, नीचे 3 से 3 कट गया, 4 से 4 दूनी 8 कट गया। अब आर क्यू बराबर कितना बच गया हम लोग का? तो बोलिए सर आर क्यू बराबर हो गया √2 गुना 8 गुना 15 क्यूब रूट ऑफ, सॉरी सिर्फ इतना ही हुआ, यदि हम क्यूब हटाएंगे तब रूट होगा, मतलब 2 गुना 8 गुना 15 हुआ। अब इसको गुना मत करिए, हमें आर चाहिए, तो क्यूब रूट हो जाएगा 2 गुना 8 गुना 15। तो बोलिए सर क्यूब रूट तो सिर्फ 8 का निकल सकता है, 2 और 15 तो अंदर रह जाएगा, यानी इसलिए आर बराबर हो जाएगा, जब 8 का हम क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 तो बाहर निकल जाएगा, चूंकि 8 का क्यूब रूट घनमूल 2 ना होता है। अब अंदर में 15 दूनी 30 बच जाएगा, तो क्यूब रूट ऑफ 30। यानी यहाँ पे जो गोला होगा वो गोलार्ध नहीं होगा, गोला होगा। उस गोले की त्रिज्या जो हम लोग का आ गया वो हो जाएगा 2 क्यूब रूट ऑफ 30, 2 × 30 का घनमूल। यही आपका आंसर होना चाहिए। आप ऑप्शन मिला सकते हैं भाई, आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दंडा लेख का क्वेश्चन आ गया। मतलब DI के अंतर्गत ही पाई चार्ट आता है, दंडा लेख आता है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, समझना है। कहता दिया गया ग्राफ एक शहर में वर्ष 2017 में 6 महीनों में बाइक पंजीकरण और कुल वाहनों को दर्शाता है। चार्ट में पहली, यहाँ पे पहली सड़क, हालांकि भूरा लिखा है, मतलब जो थोड़ा सा, मतलब जो पूरे का काला है, जो पहला वाला, सीधा याद रखिए ना, पहला वाला। तो पहला वाला जो ग्राफ है वो बाइक को दर्शाना चाह रहा है। यहाँ बाइक छूट गया है। बाइक पहली सड़क को और दूसरी सड़क कुल वाहनों को दर्शाता है। मतलब पहला वाला दो का जो पेयर, जैसे जनवरी में 2 गो है, 21 27 फरवरी में है, 15 22 आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से पहला जो दर्शा रहा है बाइक को, दूसरा कुल वाहन को दर्शा रहा है। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछता है। दिए गए डेटा के आधार पर 2017 में, तो यहाँ पे लिखना चाहिए था मार्च 2017 में, मार्च 2017, यही छूट गया है। यहाँ पूछना चाहिए कि दिए गए डेटा के आधार पर मार्च 2017 में बाइक के अतिरिक्त पंजीकृत वाहनों की संख्या। तो बोले सर मार्च 2017 पूछा है, तो हम मार्च 2017 वाला ग्राफ को पकड़ेंगे। तो ये तो पूरा ग्राफ 2017 की है, जब मार्च का हम पकड़ेंगे तो पहला वाला ग्राफ दर्शा रहा है 15 और दूसरा वाला ग्राफ दर्शा रहा है 25। तो हम सभी जानते हैं कि पहला वाला बाइक को दर्शाता है और दूसरा वाला अन्य, मतलब कुल वाहनों को दर्शाता है, कुल को, अन्य को नहीं, कुल को, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि पहली सड़क जो भूरा वाला है वो बाइक को दर्शाता है, बाइक यहाँ छूटा है, और दूसरी संख्या कुल वाहनों को दर्शाता है। तो पहला जो है बाइक को दर्शा रहा है और दूसरा कुल को दर्शा रहा है। तो पूछ रहा है हम लोग से कि मार्च 2017 में बाइक के अतिरिक्त
पंजीकृत वाहनों की संख्या। तो बोलिए कि सर मार्च 2017 का ग्राफ तो यही है, पहला वाला 15 तक ऊपर गया है, दूसरा वाला 25 तक, तो ये मतलब कुल 25 है जिसमें 15 तो बाइक हो गया। तो बाइक के अलावे ही बोल रहा है कि बाइक के अतिरिक्त मतलब अन्य वाहन। तो बोलिए सर दिक्कत क्या है, कुल है 25 जिसमें 15 बाइकें हैं तो 10 है ना होगा। अब ऊपरे लिख दिया है कि सब हजार में है, ऊपरे पढ़िए ना, बोला है कुल वाहनों को हजार में दर्शाता है, तो हजार में तो हजार से गुना कर दिए, यानी बाइक के अलावा मार्च 2017 में पंजीकृत वाहनों की संख्या जो बाइक के अतिरिक्त है वो है 10,000, क्योंकि मार्च में कुल है 25,000 जिसमें बाइकें हैं 15,000, तो 10,000 ना बचा। तो ग्राफ को सिर्फ समझना है। तो DI का भी मांग भी बहुत सारे विद्यार्थी का है, लेकिन सेट में अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़ते चले गए और आपका जो प्रॉब्लम है कमेंट करते चले गए, तो धीरे धीरे सारा कुछ मैं पूरा कर ही दूंगा, बस विश्वास रखिए खुद पे भी और हम पे भी, भगवान पे भी। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर 10,000 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा मजेदार LCM का क्वेश्चन। यदि छोटी छोटी मगर मोटी बातें वाला वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें मैंने LCM SCF का छोटा छोटा टॉपिक बताया, उसमें ये भी बताया था, बड़ा ही मजेदार है। कहता है एक प्राकृत संख्या को जब 4, 5, 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में शेष 3 बचता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। तो जैसी बोले सबसे छोटी संख्या तो LCM निकालेंगे। तो पहले तो 4, 5, 6 और 7 का LCM, तो 4 को तो रहने देते हैं, इसको 3 दूनी 6 ऐसे तोड़ देते हैं, उसके बाद LCM निकाल लेते हैं। शॉर्ट में LCM निकालना सिखाए थे, 4 गुना 5 गुना 3 गुना 7। बोले सर 2 काहे नहीं किए, तो 2 इसलिए नहीं किए क्योंकि 4 में ऑलरेडी 2 आ गया। अब LCM 4 5 20, 20 3 60, 6 7 42, 420 आ गई। यदि पूछता कि वह छोटी छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से कट जाए तो आपका आंसर होता भाई 420 ही, लेकिन बोल क्या रहा है कि प्रत्येक दशा में शेष 3 बचेगा। तो बोलिए सर आप ही तो बताते थे कि जितना शेष बचेगा उतना जोड़ दो, क्योंकि उतना अधिक रहेगा तबे ना शेष बचेगा। तो आंसर हो गया 423। ओहो कितना मजेदारी से आ गया आंसर। और आप पढ़े होंगे तब आपको लगा होगा कि ये सब छोटा छोटा चीज पढ़ के कितना फायदा हो रहा है। तो क्लियर है, कमेंट जरूर करना है कि फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 423 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 3, लाभ हानि का बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आ गया। हालांकि लाभ हानि पूरा मैं पढ़ा चुका अपने असाइनमेंट से। कहता है कमर ने एक सेकेंड हैंड स्टीरियो, एक सेकेंड हैंड मतलब पुराना वाला स्टीरियो को पुनः बिक्री करके 16% अर्जित किया लाभ। यदि उसने अर्जित किया मतलब लाभ ही हुआ, और लाभ बोल भी दिया है। उसने स्टीरियो को 1500 में खरीदा था तो बेचा कितना। तो बोले सर दिक्कत क्या है, आप तो इतना आसान से बनाए रेशियो के नियम से, 1500 की तुलना 100 से, क्योंकि क्रयमूल अपने आप में 100% होता है। 16% लाभ पर बेचा तो गुना 116 से। आप इसको कैलकुलेट करके आंसर कमेंट करिएगा, मुझे पूरा विश्वास है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सॉरी 14 नहीं बताए थे, फिर तो आप सोचते कि सर कोती मार लिए। देखिए बेईमान बनिया नहीं हूं मैं प्रयास करता हूं कि आपको सब बताया जाए। राम के पिता की उम्र राम की उम्र की दुगनी है। एज का क्वेश्चन, और एज का जब भी आता है मैं आपको बोलता हूं मास्टर वीडियो देख लो। कहता है राम के पिता की उम्र राम की दुगनी है, मतलब राम को 1 तो पिता को 2 है, मैंने वर्तमान यानी प्रेजेंट। कितना मजेदार है। अब कहता है 8 वर्ष पहले तो -8 लिख दिए, बाद बोलता तो +8, पूरा एज में टाइप बाय टाइप पढ़ाया हूं मास्टर वीडियो में। 8 वर्ष पहले राम के पिता की उम्र राम की उम्र के 2.5 गुनी थी, मतलब राम को 1 मानेंगे तो राम को 2.5, यानी सीधा बोल दीजिए कि सर राम को 2 मान लीजिए तो राम के पिता को 5 मान लीजिए, 2.5 गुनी हो गया। या तो 2 मानते तो इसको 1 मानते तो 5/2 मानना पड़ता, तो फिर तो उतना ही आ जाता। मैं डायरेक्ट लिख दिया राम को 2 तो राम के पिता 5, तो बोला राम की वर्तमान उम्र क्या है। कितना आसान है भाई। 2 व्यक्तियों के आयु का अनुपात दिया है तो सबसे पहले अंतर सेम करना है, क्योंकि 2 व्यक्तियों का आयु का अंतर हमेशा सेम रहता है। यदि आप हमसे 2 साल छोटे हैं तो लाइफ में आप कितनों बड़ा बन जाए, कितनों पैसा वाला आदमी बन जाए, लेकिन एज में 2 साल छोटा ही रहिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अंतर सेम, ऊपर 1 का अंतर तो नीचे 1 से गुना दोनों में, नीचे 3 का अंतर तो ऊपर 3 से दोनों में गुना। देख लीजिए अंतर सेम हो गया होगा। 3 दूनी 6 और 3 का अंतर 5 और 2 का 2, 3 का अंतर सेम हो गया। नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे गुना कर देते हैं, अंतर सेम। कहता है राम की वर्तमान उम्र क्या है। तो सिंपल है भाई, वर्तमान से 8 साल पीछे जाने में 8 की कमी। यहाँ देखिए 3 का 3 से 2 का 2, 1 की कमी, या 6 का 6, 3 दूनी 6 से 5 का 5, 1 की कमी। तो कमी की तुलना कमी से, रेशियो का कमाल तो यही है।
कमी की तुलना कमी से राम की वर्तमान उम्र निकालना है तो 3 से, पिता का पूछता तो 6 से, तो 3 से, तो 8 तिहाई 24 वर्ष। यानी राम वर्तमान में कितने वर्ष का है भाई? तो 24 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 36, 54 और है 108 का महत्तम समावर्तक HCF। अब बोलिए सर HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को काट दे, डिवाइड कर दे, विभाजित कर दे, उसी को HCF कहते हैं। तो बोलिए कि सर सिंपल तो है, ये 36, 54 और 108 तीनों को लगता है 18 काट देता है। बोले सर 27 नहीं काट रहा था, 27, 54 और 108 को काटा, 36 को काटेगा नहीं। 18 से 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 छके 108। तो यानी कि 18 से कोई बड़ा संख्या ले लीजिए, तीनों को नहीं काट पाएगा। यानी कन्फर्म है जो सबको काट रहा है वो 18। यहाँ पे हम लोग का HCF हो गया 18, यानी HCF हो गया 18। तो आप 15 का आंसर मिला लीजिए ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा ही सिंपल है। क्या रहा है कि एक लिख दिया है 5 गो, 1 2 3 4 5। उसके बाद बोल रहा है इसका वर्ग करिए, वर्ग आया। कितना मजेदार है। आप सोचिए ये 5 अंक का वर्ग करते करते परेशान हो जाएगा, लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूँ वर्ग करने। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। 111 का स्क्वायर करना रहे तो देखिए ट्रिक बताता हूँ, इसको बोलते हैं ट्रिक। आप आराम से कर सकते हैं। जैसे 11 कई गो लिखा हुआ है, तो बोले सर 11 में 2 गो 1 है, तो 1 2 लिखिए, फिर घटते क्रम में 1 चल जाइए। जैसे इसको हम लिखेंगे 3 गो है, तो 1 2 3, फिर घटेंगे 2 1। जैसे 4 गो 1 लिख दिए, इसका स्क्वायर करना है तो 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4, फिर 3 2 1। तो 5 गो है तो 5 तक 1 2 3 4 5, फिर घटेंगे 4 3 2 1। यही आपका आंसर होगा। मिला लो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ऑप्शन मिला लो भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका मिल रहा है। उसी तरह 6 गो 7 गो 8 गो जाएगा, 1 वाला रहेगा, आप आराम से मार लीजिए, कोई टेंशन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देख लो भाई क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा ही मजेदार है और साधारण ब्याज का ही है। 8% साधारण ब्याज वार्षिक की दर से कोई धनराशि 2.5 वर्षों में 300 रुपये की हो जाती है। हाँ कितना मजेदार है। तो निवेशित धनराशि क्या है? हो जाती है मतलब 300 क्या है जी? मिश्र धन है। अब मिश्र धन क्या होता है? तो बोले सर 100 + RT। 100 + RT मिश्र धन होता है, क्योंकि SI जो होता है R × T होता है। R × T। R कितना है भाई? तो R है 8%। T कितना है? तो T है 2.5 वर्ष, यानी 5/2। 2 से काटेंगे 4 बार में, 4 5 20। वैसे भी 8 को 2.5 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16, फिर आधा से करेंगे 4, 16 4 20 ही होगा। तो यहाँ पे 300 की तुलना 120 से। बोले 120 से क्यों सर? क्योंकि 300 हो जाता है, मतलब 300 मिश्र धन है। अब मिश्र धन होता है 100 + ब्याज। आप पूरा बढ़िया से पढ़ चुके हैं, ऐसा ही नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए। यदि आपके अंदर कमियां हैं तो उसको सुधारिए एग्जाम के पहले, नहीं तो रोना सिर्फ ये कमजोर है वो कमजोर है रोते रहना, ये मूर्खता वाली बात है भाई। तो यहाँ पे आराम से हम लोग तुलना कर दिए मिश्र धन से, और धनराशि निकालना 100 से गुना। अब इसको तो काट लोगे, मैं नहीं बताऊंगा इसको, क्योंकि इतना कैलकुलेशन नहीं करोगे तो पढ़े से फायदा क्या है। तो क्लियर है, इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मैं पहले लिख दिया हूँ, हालांकि इतना सिंपल कैलकुलेशन है कि आप खुद सोचिए कि सर छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी मैं कैलकुलेशन जानबूझ के करता हूँ ताकि मेरे देखा देखी आप खुद करो। इसको आप इग्नोर करते जाते हैं और एग्जाम में आप फंस जाते हैं। आपको लगता है ओवर कॉन्फिडेंस कि हमसे बन ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा भी त्रुटि इधर उधर होता है तो फंस जाते हैं। इसलिए हर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब देख लीजिए, जब आता है मैं बोलता हूँ राइट साइड से शुरू करो। पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। यहाँ तो सबका सब प्लस माइनस से कुछ है नहीं, तो प्लस वाला को 3 2 5 3 8 8 में से 1 घट गया 7। अब ये 5 4 9 9 में से ये वाला ब्रैकेट में 7 है, तो 7 माइनस है यहाँ पर, तो घटेगा तो बचेगा 2। अब 1/2 में ये गुना होगा तो ये कटिए न जाएगा, 2 गुना होगा तो कट जाएगा चूंकि ऊपर है। तो अब बचेगा कितना? तो बोले सर 25। अब माइनस ही वाला 1 बचेगा, और 25 में से 1 गया 24। कितना आसान से आ गया, 24 हो गया। ऑप्शन मिला लो ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। एक लंबवृत्तीय शंकु आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है। मतलब समझते हैं, मैं एक शंकु बना रहा हूँ, इसकी त्रिज्या r है ना, तो ऊंचाई को भी r ले लिया है। क्या बोल रहा है? एक लंबवृत्तीय शंकु आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है का आयतन
मतलब इस शंकु का आयतन एक गोले के आयतन बराबर है, शंकु तथा गोले की त्रिज्याओं का अनुपात। अब यहाँ पर एक गोला ले लेता हूँ जिसकी त्रिज्या r ले लेता हूँ। अब दोनों का आयतन बराबर है, मतलब एक शंकु जिसकी त्रिज्या उसके ऊंचाई का बराबर है, उस शंकु का आयतन और एक गोले का आयतन आपस में क्या है, बराबर है। तो बोले सर शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो एच का काम भी तो आर करेगा, बराबर ये होता है 4/3 पाई आर क्यू। नो डाउट। फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ऐसे मैं याद करवा दूंगा आपको। इसका फटाफट मैं सब कुछ तैयार कर रहा हूँ, मैराथन वीडियो भी आपको मिलेगा, ट्रिगोनोमेट्री हो, जियोमेट्री हो, मैं बोल रहा हूँ तो बहुत जल्द मिलने वाला है, कुछ बड़ी तैयारी में मैं लगा हुआ हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाइए, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो इधर बच गया आर क्यू और उधर बच गया 4r क्यू। अब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोफिशिएंट क्या होता है भाई, उलट जाता है। तो आर क्यू अनुपात आर क्यू पहले निकलेगा, 4 इधर आएगा और इधर कुछ नहीं है तो क्या 1 है, तो 1 उधर जाएगा, तो आर क्यू अनुपात आर क्यू हो गया 4:1। तो इसलिए आर अनुपात आर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4 अनुपात क्यूब रूट ऑफ 1, तो हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4:1, क्योंकि 1 का क्यूब रूट करिए चाहे क्यूब करिए, जिंदगी भर गुना करते रहिए, 1 गुना 1 कितनों पावर कर दिए 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा शंकु और गोले की त्रिज्या का अनुपात क्यूब रूट ऑफ 4:1। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20। एक टेबल आपको नजर आ रहा होगा, इसी से आप लोग डरते हैं कि DI, ये सारणी वाला DI हो गया। DI 3-4 प्रकार के होते हैं, वो भी मैं क्लियर करूंगा। कहता क्या है, एक परिणाम दिया हुआ है, अब वर्ग ए और वर्ग बी है, दोनों परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थी, मतलब फेल होने वाले। वर्ग ए में 28 को फेल हो गया दोनों परीक्षा में, और वर्ग बी में 23 को। अर्धवार्षिक में अनुत्तीर्ण लेकिन वार्षिक में उत्तीर्ण 14 और 12 है। उसी प्रकार से आगे भी है। तो नीचे कथा दी गई सारणी कक्षा 10 के वर्ग ए और वर्ग बी के विद्यार्थियों का विवरण को दर्शा रहा है। कक्षा ए के और बी के विद्यार्थियों को विवरण को दर्शा रहा है। अब विवरण को दर्शा रहा है तो कह क्या रहा है, विद्यार्थियों के विवरण जिन्होंने अपनी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं दी है। तो वर्ग बी में दोनों परीक्षाओं अर्धवार्षिक और वार्षिक में से कम एक में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत वर्ग बी में। तो बोलिए सर पूरा टेबल से क्या मतलब है, पहले वर्ग बी का टोटल गिन लो ना। तो बोलिए सर वर्ग बी का टोटल गिनिएगा तो ऊपर से गिनते जाइए। 23 है, 23 में 12 जोड़ेंगे तो 35, 35 में 17 जोड़ेंगे तो 52, अब 52 में 55 जोड़ेंगे तो 107, यानी वर्ग बी में टोटल 107 है। तब बोल क्या रहा है कि कम से कम एगो में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी। तो बोलिए इसका प्रतिशत, तो बोलिए सर 107% की गणना टोटल पर ना होगा, तो टोटल 107 को नीचे, और ऊपर में लिखा है दोनों परीक्षा में अनुत्तीर्ण मतलब फेल, तो दोनों में फेल है वर्ग बी में 23। तो बोलिए सर 107 में 23 गो है जो दोनों में फेल है, तब बाकी जो बचा वो कोई में कोई में पास है ना होगा, अर्धवार्षिक में पास होगा या वार्षिक में पास होगा या दोनों में पास होगा। तो कम से कम एगो में पास बोल रहा है, तो सिर्फ ऊपर वाला 23 को हटा देंगे, बाकी सबको जोड़ देंगे। तो बोलिए सर सीधा सीधी 107 में 23 घटा दीजिए ना, 107 में जब आप 23 घटा दीजिए तो बचेगा कितना। तो बोलिए सर ये बच जाएगा यहाँ पे हम लोग का 84, नहीं तो जोड़ दीजिए 12 और 17 जोड़िए हो जाएगा कितना 29, और 55 जोड़ दीजिए, क्योंकि 12 गो है जो अर्धवार्षिक में उत्तीर्ण लेकिन वार्षिक में पास, तो कम से कम एगो में पास आइए ना है। बी की बात कर रहा हूँ मैं, 17 गो है जो वार्षिक में अनुत्तीर्ण अर्धवार्षिक में उत्तीर्ण वार्षिक में फेल हो गया है, लेकिन कोई में पास है ना, और फिर 55 गो है जो दोनों में उत्तीर्ण हुआ है। तो कम से कम एक में तो ये हो गया 84% निकालना है 100 से। इसको अब काटेंगे तो लगभग में आंसर इसका आएगा, और इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी 78.5 आ जाएगा, 78.5 लगभग में, क्योंकि 107 तो किसी से कटेगा नहीं तो काटना होगा लगभग में ही, तो काटिएगा कैलकुलेट करिए तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 78.5, जो थोड़ा सा मिटा हुआ ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आइए, बड़ा ही मजेदार। एक घड़ी कि घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे घूमती है, तो उसी दौरान मिनट वाली सुई, तो भैया ये पता लगा लो ना कि घड़ी वाली सुई 18 डिग्री घूमने में कई मिनट लिया। आपको घड़ी वाला मास्टर वीडियो देखिए तो ये सारा चीज, ये सारा पॉइंट क्लियर कराया हुआ है। हम सभी जानते हैं कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री घूमता है। कई डिग्री घूमता है?
हाफ डिग्री, 1 मिनट में हाफ डिग्री। तब बोलिए सर कई डिग्री घूम गया है? तब बोलिए सर ये घूम गया है हम लोग का 18 डिग्री। कई डिग्री? 18 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पे समय कितना हो गया? तो बोलिए सर 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 18 डिग्री घूमे में 18 अब बटा हाफ कर देंगे, 2 पर जा जाएगा 36 मिनट। बोलिए सर ऐसे भी 1 मिनट में हाफ डिग्री, आधा डिग्री घूमने में 1 मिनट, तो 1 डिग्री घूमने में 2 मिनट, तो 2 डिग्री घूमने में 4 मिनट, तो 18 डिग्री घूमने में 18 दूनी 36 मिनट। नहीं पढ़े वाला आदमी भी सोच सकता है। तो 36 मिनट लिया होगा। लेकिन आप जानते हैं मिनट वाली सुई क्या करता है? पूरा डिटेल मैंने बताया है उस वीडियो में, मास्टर वीडियो में। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री घूमता है? 6 डिग्री घूमता है। क्या डिग्री? 6 डिग्री। तो सोचिए कि 18 डिग्री घूमा है। क्या डिग्री? 18 डिग्री घंटा वाला सुई घूमा है, तो हमें समय आ गया 36 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में वो आधे डिग्री घूम सकता है। तो 36 मिनट, और वही 36 मिनट में मिनट वाला सुई कितना घूमेगा? तो बोले सर मिनट वाला 1 मिनट में 6 डिग्री, तो इसलिए 36 मिनट बराबर 36 गुना 6 डिग्री। 36 गुना 6 216 डिग्री। मतलब जितना देर में घंटा वाला 18 डिग्री घूमेगा ना जी, उतना देर में मिनट वाला घूम जाएगा 216 डिग्री। 216 डिग्री ऑप्शन मिला लीजिए आपका 21 का ऑप्शन नंबर डी। मजेदारी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए जी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पाइप टंकी का मजेदार क्वेश्चन मिल गया। और हार्ड क्वेश्चन का जो सीरीज स्टार्ट किया हूँ, टाइमर का हो, टाइम डिस्टेंस का हो, ज्योमेट्री का हो, उसी प्रकार से पाइप टंकी का भी चार्ट रखा हूँ। जो भी चार्ट रखा हूँ सभी आपको मैं बताऊंगा, बस हमारे साथ बने रहिए। कहता है 2 पाइप ए और बी एक साथ खाली टैंक को 8 घंटे में भर देती है। मतलब ए और बी जब लगातार चलते रहेगा तो 8 घंटे में भर सकती है। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। कहता है क्या, एक साथ दोनों पाइप को चालू करते हैं, 2 घंटे के बाद पाइप बी को बंद कर देते हैं। 2 घंटे के बाद पाइप बी को बंद कर देते हो तो शेष टैंक को भरने में 9 घंटे लग जाते हैं। 9 घंटे लग जाते हैं शेष को भरने में। तो बोला पाइप ए अकेले खाली टैंक को कितने समय में पूरा भर देगा? कितना मजेदार है देखिए ना। ए और बी रेगुलर चलते रहेगा ना तो 8 घंटा में भर देगा, लेकिन दोनों को एक साथ चलाए लेकिन 2 घंटा के बाद बी को बंद कर दिए। तो बोले सर 8 घंटा में 2 घंटा चल लिया, यानी 6वें घंटा ना बचा। यदि यही दोनों चलते रहता तो 6 घंटा और चलता तो टंकी भर जाता। लेकिन 2 घंटा के बाद किसको बंद कर दिए हैं? तो बी को बंद कर दिए। तो बोलिए सर बी को बंद कर दिए तो अब शेष को ए ही भरेगा ना। तो बोला शेष को भरने में 9 घंटा लगा, मतलब ये दोनों रहता तो उसको भरने में 6 घंटा लगता। लेकिन बी जब हट गया, बंद हो गया, तो बचा ए ना, तो शेष को भरने में ए लिया होगा 9 घंटा। तो बोले सर बराबर हो तो कोफिशिएंट बोला जाता है 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, यानी ए प्लस बी और अनुपात ए हो जाएगा 3:2। तो बी कितना हो जाएगा? 1। कितना मजेदार है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाइप ए अकेले खाली टैंक को पूरा भरने में। तो बोले सर पूरा बात तो सिर्फ ए और बी का किया है कि ए और बी 8 घंटा में पूरा भर सकता है। ए और बी का क्षमता है 3, 3 के क्षमता से 8 घंटा में भर देगा। तो ए अकेले 2 के क्षमता से 3 घंटा में, 2 से 2 चौका 8, 4 तिहाई 12 घंटा, यानी ए अकेले भरने में कई घंटा लेगा? 12 घंटा। पाइप टंकी का फिलहाल के लिए आप मास्टर वीडियो देख लीजिए। आपको बहुत जल्द टाइमर, पाइप टंकी और मिश्र अनुपात एक ही असाइनमेंट में मेरा है, पूरा बढ़िया से एडजस्ट किया हुआ। तीनों चैप्टर बारी बारी से खत्म किया जाएगा। बस आप एक बार मास्टर वीडियो पहले से देख लीजिए तो 50 to 60% आपका कंप्लीट रहेगा। बाकी जब असाइनमेंट क्लियर कर लेंगे तो 100% कंप्लीट। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया कितना घंटे में भर देगा? 12 घंटे में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आ जाओ। फिर से आ गया जी हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ट्रिपल क्वेश्चन मिल गया हाइट एंड डिस्टेंस। इसलिए बोल रहा हूँ मास्टर वीडियो देख लेना है। कहता है कि इमारत के शीर्ष से, उसको देख लीजिए तो फिगर पूरा समझ में आ जाएगा। एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और पाद का उन्नयन कोण। तो कहता है एक इमारत है, इसके शीर्ष से एक टावर, मतलब कि मान लीजिए इसको हम टावर ले लेते हैं, ऊंचा वाला को टावर ले लेते हैं, और एक इमारत यहाँ पे ले लेते हैं, इमारत। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है बढ़िया से। एक इमारत के शीर्ष से, तो इमारत हो गया यहाँ पर, इसका शीर्ष है। इमारत के शीर्ष से टावर के शीर्ष और पाद का उन्नयन और अवनमन कोण, मतलब इमारत है और टावर है, तो इमारत के शीर्ष से टावर के शीर्ष और पाद, मतलब ये टावर के ये शीर्ष हो गया और ये पाद मतलब पैर हो गया, मतलब आधार हो गया।
ठीक है ना। पाद बिंदु मतलब पैर या आधार, तो बढ़िया समझिएगा। एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और पाद बिंदु का उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण। तो बोले सर ई हो गया उन्नयन कोण, मतलब यहाँ से ऊपर ऊपर को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण, ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण कई डिग्री है क्रमशः, तो बोला उन्नयन कोण अवनमन कोण क्रमशः, मतलब ये है 60 डिग्री और नीचे के लिए यहाँ पर अवनमन होगा 30 डिग्री, लेकिन हमें ई 30 नहीं लेकर चलना है, ई 30 लेकर चलना है। हालांकि यहाँ पे मैं 30 लिख दिया हूँ, चूंकि ऊपर से नीचे देखते हैं तो जो कोण बनता है वो अवनमन कोण होता है, लेकिन अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। चलिए अब मजेदारी से फिगर बन गया। फिर से एक इमारत के शीर्ष से टावर के शीर्ष एवं पाद का उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण क्रमशः, मतलब उन्नयन कोण 60 और नीचे अवनमन कोण 30, तो ये 30 तो ये हो वाला 30 माइनस फीट। आप देखिए फटाफट कितना अच्छा से बनेगा। यदि इमारत की ऊंचाई 5 मीटर हो तो टावर की ऊंचाई, इमारत की ऊंचाई दिया 5 मीटर और टावर की ऊंचाई ये पूरा पूछ रहा है। तो बोले सर दिक्कत क्या है, इतना आसान से। यदि आप मास्टर वीडियो देखे होंगे मेरा हाइट एंड डिस्टेंस का, नहीं देखें तो आज के आज समय निकाल के देखिए, देखिए कितना आसान से बताता हूँ मैं। पहली बात तो ये क्या है, बोले कि सर ये 60 डिग्री है, इस त्रिभुज में ये 60 डिग्री है, तो हम सभी जानते हैं भाई कि tan 60 का मान √3/1 होता है। tan 60 का मान √3 होता है ना, मतलब tan 30 tan 45 tan 60 याद है तो हाइट एंड डिस्टेंस क्लियर। तो √3/1 इसलिए लिखे क्योंकि ऊपर वाला लंब होता है, नीचे वाला आधार, तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1। अब आइए नीचे वाला त्रिभुज में, बोले सर नीचे वाला त्रिभुज में tan 30 है और हम सभी जानते हैं कि tan 30 बराबर 1/√3। आपको बताने के लिए सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिखता यहाँ 1 यहाँ √3। अब बोलिए कि सर ई वाला और ई वाला दोनों तो सेम है ना है, तो ये √3 या ये 1 कैसे हो सकता है। तो 1 को तो √3 को तो 1 नहीं बना सकते, तो 1 को ही √3 बना लो। तो बोले सर ये 1 को √3 बनाने के लिए यहाँ √3 से गुना करेंगे, लेकिन ये दोनों सेम रेशियो में है, तो यहाँ √3 से गुना किया तो यहाँ से तो भी तो √3 से गुना करना पड़ेगा, यानी इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 3। तो यहाँ से यहाँ 3 हुआ और ये वाला इधर 1 है, तो यह वाला यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा 1, तो पूरा यहाँ से यहाँ लंबाई कितना हो जाएगा 4। क्लियर, बस यही तो समझना था। अब आराम से हम लोग का आंसर आ जाएगा, देख लीजिए फटाफट आंसर मार देंगे। पूछ क्या रहा है, तो बोल रहा है कि बताइए कि टावर की ऊंचाई क्या है। सोचिए कितना आसान है। बोले सर अब क्या है, रेशियो का नियम लगाइए, ये 5 मीटर दिया हुआ है और रेशियो से आप कितना लिए हैं 1, तो 5 की तुलना 1 से, पूरा टावर की ऊंचाई तो कैसे 4 से, 5 चौका 20, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस आप पढ़ लिए ना, देख लिए ना वीडियो, तो 100% इसको बनाने में 5 से 6 सेकंड लगे, मतलब फिगर बना, क्लियर हुआ, आंसर आया। तो क्लियर हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 24। कहता किसी थैले में लाल और हरी गेंदों का अनुपात 4:9 है। कितना आसान रेशियो का क्वेश्चन है। रेड एंड ग्रीन का रेशियो कितना है, तो बोलिए कि सर रेड एंड ग्रीन का रेशियो है 4:9। बढ़िया बात है। यदि 7 और लाल गेंद को थैले में शामिल कर दिया जाए तो लाल और हरे गेंदों का अनुपात हो जाएगा 5:6। तो बोले सर 7 को लाल गेंद डाले हैं। रेशियो में मैंने एक स्पेशल टाइप पढ़ा, यदि आप हमारे असाइनमेंट से पढ़े होंगे तो उसमें मैंने नोट लिखाया था कि 2 या 2 से अधिक राशि का अनुपात दिया रहे, किसी एक में कमी या वृद्धि किया जाए ना तो शेष को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 7 लाल गेंद को थैले में शामिल किया गया, तो लाल गेंद में 7 को वृद्धि हो रहा है, तो ग्रीन वाला सेम रहेगा ना, हरा वाला सेम रहेगा, तो सेम करिए, ऊपर 9 है नीचे 6, ऊपर 6 से नीचे 9 से, या ऊपरे हम 2 से गुना कर दें तो 9 दूनी 18, नीचे 3 से भी गुना कर दे तो 6 तिया 18। ऊपर 6 और नीचे 9 से भी कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों का एलसीएम 18 हो रहा है, तो ऊपर 2 से और नीचे 3 से करके उसको 18 ही बना दिए। किसी राशि से भी गुना करिए, 2 से करिए तो ये दोनों में, 3 से करिए तो ये दोनों में। क्लियर हो गया। अब क्या है, फटाफट बना लो। यहाँ पे 7 गो रेड एक्स्ट्रा डाले हैं, यहाँ देखिए 4 दूनी 8 से 5 या 15, तो संयोग से यहाँ भी 7 बढ़ा है। जितना डालेंगे तो वृद्धि तो होगा, तो यहाँ भी संयोग से 7 ही बढ़ा है, तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से। पूछ क्या रहा है, तो बोला थैले में हरी गेंद कितनी है, कितनी है मतलब शुरू वाला पूछ रहा है, या तो बोलिए सर हरा में तो वृद्धि नहीं हुआ है, तो कोई उठाइए, 9 दूनी 18, 7 से 7 खत्म 18, थैले में हरे गेंदों की संख्या 18 है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 25 तो बड़ा सिंपल है, एक बच्चा भी बना देगा। 17 मीटर कपड़े का मूल्य 77.5/7 है, तो प्रति मीटर कपड़े का मूल्य। तो बोले सर दिक्कत क्या है, 77.5/7 में 17 से भाग दे दीजिए, 1 मीटर का निकल जाएगा, जितना मीटर है भाग दे दीजिए। तो बोले सर इसको पूर्णांक तोड़ देंगे, 7×7 7×7 के 9 हुआ ना, बचा 4 7 49 और 4 53 होता है। अभी 539 में ही 5 जुटेगा तो हो जाएगा कितना, 544। अब बटा में ही 7 रहेगा और नीचे में एगो 17 आ गया। अब 17 से देख लेते हैं काट के, 17 दिया है कॉमन, बचा कितना 3, तो 17 दूनी 34, यानी 32/7 हो जाएगा। क्या 32/7 दिया है, बोले नहीं सर पूर्णांक में दिया है, तो सचो के 28 कर दीजिए और बच जाएगा 4, यानी 4.4/7 4.4/7 प्रति मीटर हो जाए। कुछ नहीं किया, सिर्फ जितना मीटर है टोटल से भाग दे दिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देख लो जी, बड़ा ही सिंपल है, लिख रहा है 1:5 को दशमलव रूप में कैसे दर्शाया जाता है। तो बोलिए सर 1 मतलब 1/5, 1/5 1/5 भागा देंगे 0.2 आ जाएगा। इसमें क्या डॉट है, तो 0.2 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आ जाओ। रेशियो का बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कुर्सियों और मेजों के मूल्यों का अनुपात। चेयर और मेज का रेशियो है जी 9:5, मूल्यों का अनुपात। यदि कुर्सियों का मूल्य मेजों के मूल्य से 4200 अधिक है, अधिक या कम का मतलब होता है दोनों के बीच का अंतर। 4200 अधिक है तो मेजों का मूल्य, तो बोले सर यहाँ 4200 अधिक है, यहाँ कितना अधिक है, 4 अधिक है, ये 9 है 5 है, अधिक की तुलना अधिक से पूछ क्या रहा है, तो बोल रहा है मेजों का मूल्य पूछ रहा है, तो कैसे 5 से। अब आपकी मर्जी है, इतना काट के तो आप 5 से गुना कर ही लीजिएगा, नो डॉट। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, टाइम डिस्टेंस का VBI क्वेश्चन। यदि आप हमारे टाइम डिस्टेंस का मास्टर वीडियो देखें तो उसमें भी मैं टाइप बाय टाइप करवाऊँ, जिससे 70-80% आपका क्लियर ही हो जाएगा। लेकिन टाइम डिस्टेंस, रेलगाड़ी और नाव धारा तीनों एक ही असाइनमेंट में मैं बहुत जल्दी क्लियर करने वाला हूँ, टाइप बाय टाइप। उसमें मैंने स्पेशल इस टाइप का क्वेश्चन सजाया है। देखिए ऑप्शन से कैसे बनाते हैं इतना बड़ा क्वेश्चन को। किशन ने एक निश्चित गति से 120 किलोमीटर दूरी की यात्रा तय की, मतलब 120 किलोमीटर टोटल दूरी दिया हुआ है। अब बोल रहा है साइकिल से की, यदि वह हर घंटे 2 किलोमीटर धीमी चलता, मतलब चाल को 2 किलोमीटर क्या कर देता, कम कर देता, तो उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 3 घंटे अधिक समय लगता, मतलब समय 3 घंटा बढ़ जाता। तो किशन ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वास्तविक चाल पूछ रहा है। तो बोलिए सर ऐसा करिए ना, यहाँ पे आपको ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा। वास्तविक चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, या भी कुछ भी मान लीजिए। अब देखिए यदि वो वास्तविक चाल से चलता है, वास्तविक चाल से चलता है तो समय कितना लगेगा, 120/x, 120/x, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल। लेकिन उसने क्या किया है कि चाल को क्या किया है, कम कर दिया है, 2 किलोमीटर धीमा हो गया। तो बोलिए सर नया समय हो जाएगा 120/x-2, 2 किलोमीटर धीमा। तो बोले सर उसको इधर क्यों लिखे, क्योंकि चाल कम होगा तो समय ज़्यादा ना हो जाएगा, तो ज़्यादा वाला को इधर लिखे, कम वाला को उधर, और घटा के 3 घंटा। हमने क्वेश्चन ही कह रहा है कि जैसे ही चाल को आप 2 किलोमीटर धीमा करोगे तो समय 3 घंटा अधिक लगेगा। अब इसको आप हल करोगे तो द्विघात समीकरण में बैठेगा, उतना टाइम है आपके पास, फालतू का टाइम से क्या मतलब है। ऑप्शन से x का ऐसा मान पुट करो कि इक्वेशन को सेटिस्फाइड करके 3 आ जाए, वही आंसर होगा। पहला ऑप्शन 8 है, यदि हम 8 रखते हैं तो 8 में से 2 यहाँ 8 रखेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, क्योंकि 15 8 120 होता है, माइंड में इतना तो कर ही सकते। यहाँ 8 रखेंगे तो यहाँ पे 8 में से 2 गया 6, तो यहाँ 20 आ जाएगा, 20 के 120 में से 15 जाएगा तो 5 बचेगा, जबकि हमको चाहिए 3, 8 नहीं होगा। तो 8 से बड़ा वाला थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए, ऑप्शन 8 से थोड़ा बड़ा अब 10 है, ऑप्शन नंबर डी। यदि हम 10 लेते हैं तो यहाँ 12 आता है, सॉरी 10 यहाँ हम लेते हैं तो 10 में से 2 घटाएंगे ना तो 8, तो 15 आता है। 10 यहाँ लेते हैं तो 1 शून्य कट के 12 आता है, और 15 में से 12 घटेगा 3 आ रहा है, यानी कंफर्म हो गया कि x का मान हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चालाकी से मैंने 8 में 8 लेके चले तो 5 आ रहा था, हमें 3 लाना था, तो 8 से जस्ट बड़ा 10 था, 10 लेके चेक किए, 10 नहीं होता तो 12 लेके चेक करते, फिर 15 लेके चेक करते, किसी एक में तो होना ही था, तो आराम से 10 लेके चेक किए तो आ गया, यानी हम कंफर्म कर सकते हैं कि वास्तविक चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर लेके चले डी, तो आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन
आइए देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 29 फिर से एकदम सेम ग्राफ वाला आ गया है। सब कुछ मटेरियल भी वही है, वहाँ ए भी दिया हुआ है, यहाँ अनुभाग अ अनुभाग ब दे दिया, हिंदी का प्रयोग किया है। बाकी संख्या भी एकदम सेम है जो पीछे वाला ग्राफ में था। और पूछ क्या रहा है तो बोला नीचे दी गई तालिका में कक्षा 10 के अनुभाग अ और ब की मध्यावधि और सत्रांत मतलब वही अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के अंकों का विवरण है। अनुभाग अ में कम से कम एक परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। अभी अ में पूछा है, पिछला में बी में पूछा था। तो बोले सर ऐसा करते हैं ना कि अ वाला टोटल विद्यार्थी जोड़ लेते हैं। तो अ वाला जोड़ेंगे तो पहले दोनों में फेल होने वाले 28 हैं, मध्यावधि में फेल और सत्रांत में पास होने वाले 14 हैं। 14 28 कितना हो गया 42। और यहाँ पर 6 48 48 और 64 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 112। तो टोटल 112। लेकिन बोल क्या रहा है हम लोग को, बोल रहा है कम से कम एक परीक्षा में पास होने वाले। तब बोलिए कि सर ऐसा करिए ना, दोनों में फेल होने वाला को हटा देते हैं। तो दोनों में फेल होने वाला 28 है, तो पूरा विद्यार्थी 112 जिसमें दोनों में फेल होने वाला 28 है उसको हटा देते हैं। तो कम से कम एगो में या दोनों में पास होने वाला विद्यार्थी बचेगा। तो 112 में 28 घटाइए, या तो नहीं तो फिर नीचे वाला जोड़ दीजिए सब। 14 और 6 20, तब 20 और 64 कितना हो जाए। तो फिर बोलिए सर फिर तो वही 84 हो गया। तो 84 यहाँ पर रख दिए। उसके बाद निकालना परसेंट, तो 100 से काट दीजिए। 14 से यदि हम काटते हैं ना तो 14 6 के 84 और 14 8 आराम से कट रहा है 112। उसके बाद काटते हैं तो 3 दूनी 6 4 दूनी 8, 4 से काटते हैं 25 चौका 100 25 या 75%। कितना वैधारी से आ गया 75% विद्यार्थी। 75% विद्यार्थी कम से कम एक परीक्षा में पास हुए हैं। कम से कम एक में मतलब दोनों भी पास हो सकते हैं, इसलिए मैंने नीचे वाला पूरा जोड़ दिया। तो 75% हो ऑप्शन नंबर बी। तो 2 तरह के क्वेश्चन मिल गया, एक ही टाइप का 2 क्वेश्चन। अब नहीं छूटेगा, आएगा ऐसा ग्राफ वाला। तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आ जाइए। बड़ा ही मजेदार है। किसी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 मीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 14 है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। कितना मजेदार क्वेश्चन है, आप सोच लीजिए। पहले बात तो समचतुर्भुज आया तो माइंड में आया चारों भुजा समान और प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 मीटर है। देखिए कितना फायदा है पाइथागोरस का जो यहाँ पे पता चलेगा। एक विकर्ण की लंबाई कितना है तो बोल रहा है एक विकर्ण की लंबाई जो है 14 है। तो हम सभी जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो लंब समद्विभाजित, तो ये वाला विकर्ण हम 14 लेते हैं तो 7 7 हो जाएगा। अब सभी जानते हैं कि लंब समद्विभाजित मतलब इस समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। 90 के सामने वाला कर्ण हुआ तो ये 25 है, 7 24 होने से कोई रोक सकता है। 7 24 25 पता है ना, नहीं तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर करिए। तो यहाँ पे 24 आ गया तो ये भी 24 हो गया। तो निश्चित है पहला कर्ण है 14 तो दूसरा कर्ण हो गया 24 24 48। यदि पूछता दूसरे कर्ण की लंबाई तो 48, लेकिन पूछ रहा है क्षेत्रफल। तो हम सभी जानते हैं भाई क्षेत्रफल बड़ा होता है 1/2 गुना d1 गुना d2 यानी विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 गुना पहला विकर्ण तो 14 दिया हुआ, दूसरा हम लोग लाए 48। 2 7 14 7 8 56 के 6 बचा कितना तो बोलिए सर 5। उसके बाद 7 चौका 28 और 5 कितना होता है 33, यानी 336 वर्ग मीटर हुआ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी। तो आपने मैथ देखा। अब जितना समय आप मैथ में लगा, चूंकि मैथ में चूंकि हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में बताएंगे, शुरू में समय ज़्यादा लगेगा। जब 10-20 सेट हो जाएगा ना तो स्पीड अपने आप हम भी पकड़ लेंगे, आप भी पकड़ लीजिएगा। और इसके बाद अब हम लोग देखेंगे 30 रीजनिंग इसी क्लास में। तो रीजनिंग में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, यानी आप 1 घंटा से 1.5 घंटा का समय डेली निकाल लेते हैं तो 60 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। बस आपको माइंड को कंसंट्रेट रखना। तो आइए फटाफट इसके आगे 31 से देखते हैं फटाफट हम लोग रीजनिंग का सॉल्यूशन। तो देखते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से 33। शुरू में ही धमाका रीजनिंग में 31 से 33 रीजनिंग की शुरुआत हो गई। बड़ा मजेदार क्वेश्चन मैं लाया हूं। निम्नलिखित जानकारी पर गौर करें और इस प्रश्नों के उत्तर दें। 7 छात्र JKLMNOP बाएं से दाएं एक पंक्ति में यादृच्छिक मतलब जैसे तैसे क्रम में खड़े हैं। इसको सजाना आपको है। तो मैंने वृत्त वाला भी सजाने के लिए मास्टर वीडियो दिया है और कतार वाला भी। नहीं कुछ तो उसको देखने के बाद बेसिक नॉलेज आपको हो जाएगा, जिससे गलती करने की संभावना नहीं होगी। हालांकि उसमें मैं 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी दिया हूं, तो उसको आप जरूर देख लें। यहाँ देखिए कैसे एडजस्ट करते हैं। JKLMNO और P बाएं से दाएं एक पंक्ति में खड़े हैं। तो बोले सर 7 आदमी है ना, 1 2 3 4 5 6 7 खड़ा कर दिए। इधर लेफ्ट होता है भैया, इधर राइट होता है। अब कैसे खड़ा है वो आगे पढ़िए।
कहता पी ओ के और एन किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है, मतलब ई चारों में से पी ओ के एन अंतिम छोर पर नहीं है। तो बोले सर ई चारों में से नहीं है तो बाकी तीन में से कोई हो सकता है। तो आगे पढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिए, अभी तक नहीं कुछ पता चला क्या लिखे। जे पी की बाईं बगल और ओ की दाईं बगल में है, तो जे भी है पी के बाएं या ओ के दाएं है, मतलब पी और ओ के बीच में है, तो ये भी किसी छोर पर नहीं आएगा। तो 5 गो हो गया, कोई छोर पर नहीं आवे वाला। आगे बढ़िए, एम बीच में नहीं है तो हो सकता है एम छोर पर आए, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कुछ। के एन की दाईं तरफ और एल की बाईं तरफ है, यहां से भी पता नहीं चला। अब एक ही उपाय आपके पास है, और वो क्या है, मैंने बताया था कि जब कोई छोर का कहीं से पता ना चले तो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है एडजस्ट करते चले जाओ, अपने आप वो अपने मूल लाइन में बैठ जाएगा। देखिए कितना जादू की तरह बैठेगा। पहला तो कुछ नहीं पता, दूसरा हम कर सकते हैं। जे पी के बाईं बगल और ओ के दाईं बगल, तो हम यहाँ पे जे लिख दिए, पी के बाईं है तो पी को दाएं में लिख दिया, और ओ के दाईं बगल में। जे जो है ओ के दाईं है, ओ के दाईं, और पी के क्या है बाईं। एक लाइन तो बना। आगे बढ़िए, एम बीच में नहीं है, तो बोले सर एम बीच में नहीं है तो एम कोई छोर पर होगा, लेकिन होगा कि नहीं अभी नहीं कन्फर्म है, पहले एक लाइन और पढ़िए। के एन की दाईं तरफ और एल की बाईं तरफ है, तो एक लाइन और बढ़ा। के जो है किसके बाईं तरफ है, तो के एन के दाईं तरफ, तो एन यहाँ लिखे एन के दाईं तरफ है और एल के बाईं तरफ। अभी तो कन्फर्म हो गया ना कि ई तीनों अपने जगह पर रेगुलर होगा, ई तीनों भी अपने जगह पर रेगुलर होगा, लेकिन अब ये तीनों को रखे कहाँ, 6 को तो एडजस्ट हो गया। तब बोले सर ए गो आओ, तब बोल रहा है एम बीच में नहीं है, तो एम बीच में नहीं। अब ये तो निश्चित है कि यहाँ पे तीनों रखेंगे, यदि इसको तो इधर तीनों आ जाएगा ई वाला, या यहाँ पे तीनों इसको रखते हैं तो इधर तीनों आ जाएगा। तो कन्फर्म है कि एम तो कोई न कोई छोरे पर होगा, या तो इस छोर पर या तो इस छोर पर। तो चलिए हम एम को इस छोर पर रख दिए। अब यदि एम को इस छोर पर रखेंगे तो ओ जे पी को यहाँ पे रख देते हैं और एन के एल को यहाँ पर। तो बोले सर ऐसा का है, हम एन के एल को यहाँ पर और ओ जे पी को यहाँ पर काहे नहीं रख सकते हैं जी, काहे नहीं रख सकते हैं? तो पढ़िए जरा क्या कह रहा है ऊपर वाला पॉइंट। पी ओ के और एन किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है, पी ओ के और एन किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है। तो यदि आप इसको इधर रखते हैं तो उधर जब रखिएगा तब पी अंतिम छोर पर आ जाएगा। क्या पी को अंतिम छोर पर लाना उचित है, क्योंकि वो बोल दिया है। अब यदि हम इसको इधर एडजस्ट करते हैं, ओ जे पी तीनों रेगुलर है तो तीनों रेगुलर करेंगे, इसको उधर कर देते हैं एन के एल, तो आपका सभ्य बात सही हो गया, कोई गलत नहीं होगा। शुरू से पढ़ दीजिए, पी ओ के और एन किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है, तो देखिए एम और एल अंतिम छोर पर आया, कोई पर। तब बोले सर इसको इधर कहाँ नहीं रख सकते हैं? जब हम एम को इधर रखेंगे तो फिर इसको इधर रखने के लिए एन को इधर लाना पड़ेगा, और जबकि बोल दिया के एन की दाईं तरफ और एल की बाईं तरफ है, तो यहाँ पर पी ओ के एन को भी अंतिम छोर पर नहीं रखने बोला है, तो इधर रखेंगे तो फिर एन आ जाएगा अंतिम छोर पर। तो कन्फर्म है कि एम का हमने सही जगह शुरू में ही सेलेक्ट कर लिया था। अब आराम से हो गया, फटाफट अब आंसर मार दीजिए। आंसर मारिएगा तो पहला आंसर यानी 31 का कौन होगा? कौन पंक्ति के मध्य में है? तो बोले सर पंक्ति के मध्य में पी है, पी है ना है, तो पी है ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए, पंक्ति की बाईं ओर से 5वें स्थान पर, तो बाईं से शुरू करिए 1 2 3 4 5, एन है, एन है जी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए, ओ के ठीक बाईं ओर कौन खड़ा है? ओ, तो ओ है कहाँ पर? यहाँ पर। इसके ठीक बाईं में कौन है? एम है, और एम दर्शा रहा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो 3 क्वेश्चन एक ही धमाका में क्लियर, और बहुत जल्द हम लोग 60 तक पहुंच जाएंगे, हड़बड़ाना नहीं है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आ जाइए, कथन निष्कर्ष। ये तो पीछा नहीं छोड़ेगा भाई। कथन में कहता चिकित्सा का पेशा सबसे अनैतिक बन गया है। अब कथन बोल रहा है तो आपको मानना पड़ेगा, इसी पर निष्कर्ष छाटना है। अनैतिक बन गया, लोग बीमार होने से डरने लगे हैं। इस पर निष्कर्ष क्या निकालिएगा? चिकित्सा एकमात्र अनैतिक पेशा, एकमात्र लग गया, केवल लग गया तो वो पक्षपात हो गया, गलत हो गया। आगे बोल रहा है अनैतिक लोग बीमार पड़ते हैं, ये भी गलत है, ऐसा थोड़ी ना बोल रहा है। लोग बीमार होने से डरने लगे, ये भले बोल रहा है। अनैतिक लोग बीमार पड़ते हैं ये बोल रहा है, तो दोनों में से कोई नहीं निकल रहा है, यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हालांकि ये आपसे बनने लायक ही है, लेकिन मैं बताता हूँ। ये राइड को कुछ लिखा है, RID, राइड को क्या लिखा है? 3218। उसके बाद में टॉक लिखा है, TALK, टॉक को क्या लिखा है? तो टॉक को लिखा है 7564। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद टॉक के बाद DIRT, DIRT डर्ट को लिखा है,
डर्ट को क्या लिखा है, तो लिखा है 4213। उसके बाद एक चीज़ और है, लाइक को क्या लिखा है, तो ये लिखा है हम लोग का 85 और 62। तो डरने की बात नहीं है कि इतना सारा लिखा हुआ है तो हम कैसे बनाएं। तो डरना क्या है, पूछ क्या रहा है, ए का पूछ रहा है, तो ए ढूंढेंगे कि है कहाँ। तो बोले सर यहाँ भी ए नहीं है, यहाँ भी ए नहीं है, यहाँ भी ए नहीं है, ए सिर्फ यहाँ है, टॉक में है। तो जो ए सिर्फ एक ही में है इसमें, तो जो कोड है वो सिर्फ इसी में होगा। अब ऐसा नहीं सोचे कि टी है, ए है, फिर 7 है, 5 है, तो ए के बदले 5 मार दे, गलत हो जाएगा। सब मतलब कि संजोग से हो सकता है, लेकिन अलग बात है यहाँ पर ए छाटना है, ए केवल इसी में है, तो जो कोड है वो भी केवल इसी में होना चाहिए। तो वो कौन हो सकता है, बोले सर 5 तो होगा नहीं, 5 तो यहाँ भी है, 6 होगा नहीं, 6 तो यहाँ भी है, 4 होगा नहीं, 4 तो यहाँ भी है, तो बचा अब 7 है ना, और तो कोई बचा नहीं। यानी हम कह सकते हैं ए के लिए हो गया कोड 7। अब ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, तो 7 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 भाई आपके लिए ऑफर धमाका है। कुछ नहीं करना है, कोडिंग डिकोडिंग में कोड तो सबको याद होगा ना, कोड लिख के जोड़ दिया है, ऑल वाला कोड लिख दिया है, एन का 14 होता है, टाइम में भी टी का 20, आई का 9। अब नहीं बताऊंगा, अब आपको कोड लिखना है और जोड़ के आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 फिर से ऑफर धमाका, क्योंकि कैलकुलेशन है, चिन्ह बदलने वाला, गुना का मतलब ए, मतलब जहाँ पर ए है वहाँ पे गुना रख दीजिए, प्लस का मतलब आर, जहाँ पे आर है वहाँ पे प्लस रख दीजिए। कैलकुलेशन का तो आप बादशाह हैं, कैलकुलेशन करिए, आंसर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 आ जाइए, बड़ा ही मजेदार है भाई। पढ़िए कथन, ग्राहक सेवा को जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता है, यह अंदर से उजागर होता है। ये बात भी है, जैसे कहीं जाते हैं, बैंक में जाइए या कहीं भी जाइए, तो बहुत सारे कर्मचारी जो खड़ूस टाइप के होंगे जो आपको डांट देंगे, और बहुत सारे जो बहुत नॉर्मली बात करते हैं और आपकी सुविधा को देखते हैं, तो वो खुद इंसान के अंदर होना चाहिए। ऐसा ही बोल रहा है। तो बोल रहा है ग्राहक सेवा स्वैच्छिक होनी चाहिए, बिल्कुल सही बोल रहा है, ग्राहक सेवा स्वैच्छिक होनी चाहिए। कर्मचारी ग्राहकों की सेवा नहीं करते हैं, तो ये तो कहना मुश्किल है, बल्कि वो कैसे करें, करते ही हैं, ठीक है ना, बल्कि खड़ूस के तरह करें या जैसे करें। लेकिन एक होता है कि बढ़िया से करना, तो ये तो ऊपर वाला निष्कर्ष निकला, दूसरा तो गलत हो गया। तो यहाँ पे केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 39 से 41। एक्चुअल में 39 से 41 होना चाहिए, 39 से 40 लिखा गया है। 3 क्वेश्चन है, और ग्राफ वाला क्वेश्चन से डरना क्या है, हर सेट में जो रीडिंग करवा रहा हूँ 3000 उसमें भी बार बार मिल रहा है, तो डरना क्या है, बड़ा सिंपल से सजाना है, और बार बार मैं सजाने के लिए बताया हूँ। 60 छात्रों में टोटल कितना है, 60। हालांकि देखिए टाइम टेकन क्वेश्चन है, बड़ा उलझाने का ही प्रयास करता है। तो कहता है कि 60 छात्रों में 12 छात्र केवल बीजगणित, उसके बाद 13 छात्र केवल ज्यामिति, 10 छात्र केवल त्रिकोणमिति, 5 छात्र बीजगणित और त्रिकोणमिति, 8 छात्र केवल भौतिक विज्ञान। अब देखिए भाई, 4 सब्जेक्ट हो गया, तो आप एक बार में फिगर नहीं बना सकते हैं, और केवल वाला शुरू में नहीं बनाइए, जो मिला के दिया है उसको बनाते चलिए। तो 5 छात्र बीजगणित और त्रिकोणमिति बोला है, तो आराम से हम इधर बना लेते हैं, इसको लिख देते हैं बीजगणित और इसको लिख देते हैं त्रिकोणमिति। अब तो समझ ही जाइएगा इतना से। तो कितने छात्र, तो बोल रहा है 5 छात्र बीजगणित और त्रिकोणमिति दोनों, तो पहले इसको एडजस्ट कर देते हैं। अब आगे पढ़िए, उसके बाद 8 केवल भौतिकी, तो केवल भौतिकी से नहीं अभी एडजस्ट करेंगे। 5 दोनों भौतिकी और ज्यामिति, तो बोले सर भौतिकी ज्यामिति अलग नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन एक और पढ़ लीजिए, शेष सभी छात्र, मतलब जो शेष बच जाएगा वो बीजगणित और भौतिकी, यानी बीजगणित का संबंध भौतिकी से भी है। तो यहाँ पर मैं भौतिकी बना लेता हूँ, और साथ ही साथ भौतिकी का संबंध ज्यामिति से भी है, क्योंकि 5 छात्र भौतिक और ज्यामिति दोनों, तो अब ज्यामिति नीचे बना लेता हूँ, और तो कोई मैं संबंध ही नहीं दिया है। तो ज्यामिति कितना, भौतिकी और ज्यामिति कितना, 5। अभी फिगर बना, अब शुरू से पढ़िए, मजा आएगा। यदि शुरू से आप पढ़ते या फिगर बनाते जाते तो गड़बड़ा जाते। तो पहले जो लिंक किससे हो रहा है वो लिंक कर लेना है, उसके बाद अब शुरू से पढ़िए। 13 छात्र केवल ज्यामिति, तो बोले सर केवल ज्यामिति, तो 13 हम यहाँ लिख देंगे, केवल ज्यामिति, नो डाउट। आगे 10 छात्र केवल त्रिकोणमिति, तो केवल त्रिकोणमिति में 10 लिख देंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 5 छात्र बीजगणित और त्रिकोणमिति, बीजगणित और त्रिकोणमिति 5 पहले लिख चुके हैं। 8 केवल भौतिकी, तो बोलिए सर केवल भौतिकी, तो यहाँ पे 8 लिखा जाएगा। 5 दोनों भौतिक और ज्यामिति, तो भौतिक और ज्यामिति के बीच में मैंने 5 लिख दिया है, एकदम क्लियर दिख रहा है। उसके बाद कहता है और शेष छात्र दोनों बीजगणित और भौतिक पसंद करते हैं। लेकिन एक चीज़ और हम लोग छोड़े, ऊपर में क्या बोल रहा है हम लोग का,
यहाँ पे एक चीज़ और बोला कि 13 छात्र केवल ऊपर में ही 60 छात्रों में 12 छात्र केवल बीज गणित, तो केवल बीज गणित वाला तो 12 छोड़िए दिए यहाँ, तो केवल बीज गणित 12। अब नीचे लिखता है कि शेष सभी छात्र बीज गणित और भौतिक शास्त्र। शेष तो बोलिए सर टोटल 60 है, उसमें ही गिन लेते हैं कि ग्राफ कितना का तैयार हुआ है। तो 60 में गिनते हैं 12 और 13 25, 10 और 15, 10 और 5 15, 5 20, 25 और 20 45 और 8 53। तो 60 में 53 का ग्राफ बन चुका है, तो शेष 7 न बचा। तो यहाँ पे जो बच गया भौतिकी और बीज गणित, उसके लिए 7। ग्राफ पूरा हो गया, बस स्थिर से पढ़ना था। अब फटाफट आंसर मारिए। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 39 पहले, क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ना क्या तो आप ही बना लीजिएगा। कितने छात्र एक से अधिक विषय पसंद करते हैं? तो एक से अधिक मतलब जो लिंक में है उसको, तो यहाँ पे देख लिए 5 है, 5 7 12 है, 12 5 17 है। तो 17 ऐसे छात्र हैं जो एक से अधिक विषय पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 भी देख लो। बीज गणित पसंद करने वाले छात्र और ज्यामिति पसंद करने वाले का अनुपात। तो बीज गणित, तो बीज गणित बोला है, केवल बीज गणित नहीं, तो बीज गणित पूरा ले लेंगे। तो 12 और 7 19 और 5 24, बीज गणित वाला 24। और कोची वाला ज्यामिति, तो ज्यामिति को पूरा लेंगे, ये वाला गोला, तो 13 5 18, 6 चौका 24, 6 3 18। हम लोग का आंसर होगा 4:3। 4:3 दर्शा रहा है जी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 41 देख लो। कह रहा है कितने छात्र भौतिक शास्त्र पसंद करते हैं पर ज्यामिति नहीं? तो बोले सर भौतिक वाला को पकड़िए, भौतिक ही गोला है। टोटल भौतिक 8 7 15 5 20 है, लेकिन ज्यामिति वाला नहीं लिखना है। तो भौतिक पसंद करने वाले 8 और 7। यदि केवल भौतिक बोलता तो 8, लेकिन बोल रहा है भौतिक पसंद करे ज्यामिति नहीं, बाकी वो कुछ पसंद करे चाहे उससे कोई मतलब नहीं। तो 8 7 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, और 15 दर्शा रहा है जी आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्लियर हो गया। बस आपको टाइम देना है, सिखाना तो हमारा काम है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 का तो आंसर माइंड में क्लिक कर गया होगा। ज्यामिति पूरा पढ़ा चुके हैं। रेंज मतलब होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा इसमें आपको 8 ही दिख रहा होगा, 8 से बड़ा कोई इसमें नहीं है। और सबसे छोटा आपको इसमें 1 ही दिख रहा होगा, 1 से छोटा कोई नहीं है। यानी 8 में से 1 गया, बचा कितना? 7। इसी को रेंज कहते हैं या परिसर कहते हैं। तो हो गया 7, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग मजेदार है। पी का अर्थ प्लस, क्यू का अर्थ माइनस, आर का अर्थ गुना, एस का अर्थ भागा। तो कौन समीकरण सही है? तो बराबर के इस साइड वाला जिसमें सेटिस्फाइड हो जाए चिन्ह बदल के, मतलब पहला हम 10 है, इधर वाला चिन्ह जो बोल रहा है बदल के 10 आ गया तो वही सही है। नहीं आया तो आगे बढ़ेंगे, नहीं आया तो आगे बढ़ेंगे। आपका किस्मत अच्छा है तो ए आएगा, और थोड़ा सा दिक्कत है किस्मत में तो डी आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, आंसर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 आ जाइए। आपको डिफरेंट छाटना है तो देखने में डिफरेंट आकृति 2 लग रहा है। अब आकृति 2 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब आकृति 2 को जरूरी नहीं है कि बी ऑप्शन में दे, डी में भी दे सकता है। बोलिए बी कैसे भिन्न है सर? तो सब में देखिएगा तो जो एरो वाला जो चिन्ह दिया हुआ है उस सब में गिनिया तो 5-5 गो होगा, जबकि इसमें 4 गो है, तो डिफरेंट हो गया। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 भी बड़ा सिंपल है। आंसर कमेंट करना है, कुछ नहीं किया। बी आर को आर बी लिख दिया, ओ डब्ल्यू को डब्ल्यू ओ लिख दिया, एस आई को आई एस, एन जी को जी एन, सिर्फ पेयर को लेफ्ट राइट कर दिया। उसी प्रकार से आप भी पैराडाइज को बनाइएगा और आंसर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 आ गया। माध्यिका, माध्यिका, बहुलक, प्रसरण, परिसर, सभी का मैं सांख्यिकी का प्लेलिस्ट डाल चुका है, जरूर देखिए, बिल्कुल फ्री में। इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप खुद के लिए जरूर मेहनत करिए। सारा तरीका से स्ट्रांग होकर एग्जाम में जाना है। तो यहाँ पे माध्यिका पूछ रहा है। माध्यिका बार बार बताने का तरीका बताता हूँ कि माध्य पूछता तो सिर्फ जोड़ के जाएगा इतना सब आ गया, लेकिन माध्यिका पूछता है तो पहले हम लोग को बढ़ते क्रम में सजाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग आरोही क्रम में सजाते हैं। तो सबसे छोटा 3 है, लेकिन 3 2 गो है। उसके बाद में है 4, लेकिन 4 3 गो है, 4 है 4 है 4 है। क्लियर है? उसके बाद में है 5, लेकिन 5 भी 2 गो है। उसके बाद 5 से बड़ा कौन है? तो बोले सर 5 के बाद बड़ा है 7, 7 के बाद है 10। अब मिला लीजिए, कहीं एक आगो कम तो नहीं लिखे हैं। 2 2 4 2 6 2 8 1 9, देख लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 अदू 10 गो है। यानी कौन कम किए हैं? तो 3 2 गो है, हम लोग लिख दिए हैं 4 1 2 3 लिख दिए हैं। ओ यानी हम लोग 6 छोड़ दिए हैं। तो ये गड़बड़ आपसे भी हो सकता है, ठीक है ना? तो मिला लेना है। तो 10 गो लिख दिए,
तो अब ये सारे लिखा गया। अब इसका माध्यिका निकालने का एक ही तरीका आपको बताए थे कि माध्यिका बराबर बीच की संख्या होता है जी। लेकिन बीच को कब पता चलेगा? बीच वाला जब 7 गो 9 गो 11 गो रहेगा, पेयर रहेगा तो कैसे पता चलेगा? तो जब ना पता चले तो बीच वाला 2 गो जोड़ के दूसरे भाग, तो 4 गो लेफ्ट छोड़ते हैं, 4 गो राइट, बच गया कितना? 4 + 5 बटा 2 यानी 9 बटा 2 यानी 4.5 आना चाहिए इसका माध्यिका। 4.5 माध्यिका होगा। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर बी। अब आपका कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाइए 47। कितना आसान है सोचिए। उस संख्या का मान ज्ञात करें जिसको उसी संख्या के साथ 13 बार जोड़ने पर, तो एक बार वही संख्या उसको फिर 13 बार यानी उसी संख्या को 14 बार जोड़ने पर कितना आता है? 98। तो बोले 14 बार तो एक ही 14 7 98 होगा, यानी 7 और फिर 7 को 13 बार आओ जोड़ दिया जाए तो 7 + 13 7 91 बराबर 98 होगा ना। ये तो ऐसी माइंड में क्लिक करेगा सर, तो पता ऑप्शन देखते ही चल गया। ऑप्शन नंबर सी। क्या हम x y मानते रहे कि ये x फिर 13x बराबर, ऐसे भी कितना मान लेगा कि हम उस संख्या माने x प्लस उसी में 13 बार और गुना किया फिर जोड़े तो आया 98। 13x और 1x 14x बराबर 98, 14 7 98। लो नहीं कुछ पता चला तो भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 ब्लड रिलेशन है और इसमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ लीजिए। अनीता ने एक व्यक्ति का परिचय किस रूप में करा रही है जो देखे। अपनी माँ के भाई के पुत्र, तो माँ के भाई मामा, मामा के पुत्र ममेरा भाई, मतलब अपने ममेरा भाई के रूप में। तो उस व्यक्ति के साथ अनीता किस प्रकार संबंधित है? तो बोले सर वो ममेरा भाई होगा तो ये फुफेरी बहन होगी, तो फुफेरी को ही लिख दिया, चचेरी ममेरी मौसेरी जो भी उसको बोलना चाहिए, तो बहन हो जाएगा यानी कजिन। ऑप्शन नंबर आप बोल सकते हैं ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 आ जाइए। कुछ करना नहीं है इसमें। क्रैकर को अंक में लिखा है, फिर लाइट को लिखा और इसी से चुन के टाइटल बनाया है, तो जो जिसके स्थान पे आ रहा है बस उसको लिख देना है और कुछ नहीं करना है। आंसर जरूर कमेंट करिएगा, बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 से 52। क्या मजेदार क्वेश्चन है, मतलब कि इसको पजल का क्वेश्चन कह सकते हैं, VVI क्वेश्चन, जिसमें ब्लड रिलेशन को भी ध्यान रखना है और पजल के तरह सजाना भी है। बड़ा मजेदार से सीखिएगा आप। 6 व्यक्तियों के परिवार में 3 पुरुष, लोकेश मानव नीतीश, नाम भी याद रखना है, लोकेश मानव नीतीश, एवं 3 महिलाएं, रानी सविता तथा तन्वी। तो लोकेश मानव नीतीश, रानी सविता तथा तन्वी है, 6 आदमी हो गए। यह 6 व्यक्ति कर्मश है, मतलब कौन क्या है पता नहीं है, वास्तुकार है, वकील है, CA, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर है, परंतु इस क्रम में नहीं है, जैसे तैसे है। इनमें 2 विवाहित जोड़े हैं और 2 अविवाहित। जैसे ही बोला तो हम लोग 3 पीढ़ी बना लेंगे। एक पीढ़ी दादा दादी को ऊपर रखेंगे, माँ बाप को नीचे, बाल बच्चा के बीच में, माँ बाप को बाल बच्चा को नीचे, अविवाहित को नीचे रखना है। तो कहता है 2 विवाहित जोड़ा है, 2 अविवाहित। आप समझिए नीतीश रानी का पति नहीं है। बोले सर इससे कैसे पता चलेगा? इससे कुछ नहीं पता चला। आगे बढ़िए। डॉक्टर का विवाह वकील के साथ हुआ है, रानी के दादाजी प्रोफेसर हैं। अब कंफर्म है रानी नीचे होगा और इसके दादाजी जो भी हैं, लेकिन प्रोफेसर साहब को ऊपर रखना पड़ेगा, जो भी हैं। और अब कहता है दादाजी प्रोफेसर हैं और उसके बाद बोल रहा है क्या, उसी लाइन में क्या बोला है हम लोग को कि डॉक्टर का विवाह वकील के साथ हुआ है। इसका मतलब कंफर्म है डॉक्टर अब वकील वाला जोड़ा यहाँ होगा, तो यहाँ पे हम डॉक्टर कर देते हैं और यहाँ पे वकील कर देते हैं। यही दोनों का विवाह हुआ होगा, लेकिन ये कौन है अभी पता नहीं चला है। तो आगे पढ़िए। वकील तन्वी की पुत्र वधू है, तो तन्वी की पुत्र वधू है तो तन्वी को यहाँ ना लिखेंगे जी, तभी ना तन्वी को ऊपर वाला पीढ़ी में लिखेंगे, ऊपर वाला जनरेशन में, तब ना ये बीच वाला उसका। तो ये वकील तन्वी का पुत्र वधू है, तो निश्चित है डॉक्टर जो होगा इसका तन्वी का क्या होगा? बेटा होगा। अब आगे बढ़िए। अब कहता है मानव ना तो लोकेश का पुत्र है, ना भी वो वास्तुकार और प्रोफेसर है। मानव ना तो लोकेश का पुत्र है, ना ही वास्तुकार या प्रोफेसर। अब यहाँ पर मानव होगा कि यहाँ पर होगा अभी पता नहीं है। आगे पढ़िए। वकील तन्वी की पुत्र वधू है, तो हो ही गया। नीतीश तन्वी का पुत्र है तथा इंजीनियर का पिता है, तो निश्चित है नीतीश तन्वी का पुत्र है और पुत्र वधू वकील है, तो ये डॉक्टर है ना, नीतीश होगा, तो नीतीश हो गया। अब यहाँ नीतीश हो गया और महिलाओं में तन्वी और रानी लिखिए दिए, तो अब सविता ना बचा, तो कन्फर्म है नीतीश की पत्नी सविता ही होगी जो वकील है और साथ ही साथ तन्वी की पुत्र वधू ही, क्योंकि 3 गो लेडीज है जिसमें तन्वी ऊपर रानी नीचे हम लिख ही दिए। क्लियर हुआ? तो अब बचा सविता, तो सविता हो गया, यहाँ नीतीश हो गया। तो अब ये वाला लाइन होगा एडजस्ट। मानव ना तो लोकेश का पुत्र है, न ही वास्तुकार या प्रोफेसर। तो बोले सर मानव लोकेश का पुत्र नहीं है, तो नीतीश का पुत्र ले लेते हैं मानव को।
नीतीश का पुत्र यदि हम मानव को ले लेते हैं तो निश्चित है यहाँ पर लोकेश को रखना पड़ेगा। अभी कन्फर्म नहीं है लेकिन रखा हूँ। तब बोलिए कि सर बोल रहा है मानव के बारे में बोल रहा है कि मानव ना तो लोकेश का पुत्र है और ना ही वास्तुकार या प्रोफेसर है। तो बोले सर वास्तुकार भी नहीं है, प्रोफेसर भी नहीं है, तो वकील भी नहीं होगा, डॉक्टर भी नहीं होगा। तो अब इसके लिए एक ही चीज़ ना बचा और वो बचा इंजीनियर। क्या बचा? इंजीनियर। तो बोलिए सीए भी तो हो सकता है। तो आगे पढ़िए क्या बोलता है। नीतीश तन्वी का पुत्र वधु है तथा इंजीनियर का पिता है। लिख भी दिया है, देखिए इंजीनियर का पिता है। उसके बाद तन्वी का पुत्र है, इंजीनियर का पिता। लोकेश का विवाह सीए से होगा। अब बोले सर लोकेश को विवाह हो गया है इसलिए हम यहाँ लोकेश रखे, तो अब तो कंफर्म होगा कि लोकेश यहाँ सही है। और सीए से विवाह हुआ है तो अब तन्वीय को ना सीए मानना पड़ेगा, तभी तो ये दादा है, इसका पुत्र वधु है तो ये दादी हो जाएगी। अब बोलिए कि सर सब कुछ तो लिखाइए गया। प्रोफेसर साहब लोकेश जी हैं, सीए तन्वी है, डॉक्टर नीतीश है, वकील सविता, मानव इंजीनियर, तो रानी वास्तुकार ना होगी, वास्तुकार होगी, क्योंकि इसके बारे में तो वास्तुकार बोला नहीं है मानव के बारे में। एडजस्ट हो गया भाई, एडजस्ट हो गया। तो अब आराम से हम लोग बना लेते हैं फटाफट। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 50 ही पढ़िए, 50 पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से दो अविवाहित हैं? तो बोले सर नीचे वाला रानी और मानव है जो अविवाहित हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्लियर हुआ? उसी प्रकार से अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये था आपका 50। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। पढ़िए जरा। तन्वी मानव से किस प्रकार संबंधित है? तन्वी मानव से। तो बोलिए सर तन्वी मानव के क्या हो जाएंगे? दादी हो जाएंगे, दादी या नानी हो जाएंगे। तो देख लीजिए दादी या नानी दे रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी क्वेश्चन नंबर 51 के ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए। 52 में क्या कह रहा है? निम्न में से कौन विवाहित जोड़ों का सही युग्म है? तो बोलिए सर लोकेश सविता नीतीश तन्वी बोल रहा है। सही बात है, गलत बात है, नहीं होगा। लोकेश रानी और नीतीश रानी बोल रहा है। नहीं, लोकेश रानी या नीतीश रानी, एक आदमी इस दो को कैसे शादी करेगा? ये तो ऐसी छट गया। लोकेश तन्वी और नीतीश सविता, लोकेश तन्वी और नीतीश सविता, ये कंफर्म हो गया, यानी हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया तीनों के तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। साइनोरिज्म का आराम से बन जाएगा। सभी बैग बिस्तर हैं, तो यहाँ पे बैग बनाए, इसका सभी बैग भाग क्या ले लिए? बिस्तर ले लिए। चलो उसके बाद आगे बढ़ता है कुछ बिस्तर नक्शे हैं, मतलब बिस्तर का कुछ भाग जो है क्या है? नक्शे हैं। उसके बाद बोलता है सभी नक्शे गोल है, नक्शा को कुल को गोल ले लो। अब आइए निष्कर्ष में आइए। पहला निष्कर्ष कहता है, पहला निष्कर्ष कि कुछ बैग गोल है। तो बोले सर बैग का गोल के बारे में कथन में कुछ कहवे नहीं किया, तो अपने मन से कैसे कह सकते हैं? गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष कोई भी नक्शे गोल नहीं है। अब कोई भी नक्शे गोल नहीं है ये कहना गलत है, क्योंकि बोल रहा है सभी नक्शे गोल है, आई बोल रहा है कोई भी नक्शे गोल नहीं है, तो ये भी गलत, दोनों गलत, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यानी हम लोग का हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर 54 फिर से साइलोरिज्म। सभी ताले चाबियां हैं। बोले सर सभी ताले क्या है भाई? चाबियां हैं। सभी ताले चाबियां हैं, तो हम लिख दिए, दिक्कत क्या है? कुछ चाबियां बिस्तर है। बोलिए कि सर फिर तो वो उसी प्रकार से है, कुछ चाबियां बिस्तर है, लिख दिए। उसके बाद क्या लिख रहा है? कुछ बिस्तर खिड़कियां हैं। बिस्तर के कुछ भाग खिड़की है, कुछ बिस्तर खिड़कियां हैं। फटाफट आइए निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष कुछ खिड़कियां चाबियां हैं। बोले सर खिड़कियां चाबी में संबंध नहीं बोला है, गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष कुछ खिड़कियां ताले हैं, खिड़कियां और ताला में कुछ नहीं बोला है, गलत हो गया। तीसरा ये तीसरा निष्कर्ष बोला है कुछ बिस्तर चाबियां हैं। कुछ बिस्तर चाबियां, सही बात है, क्योंकि कुछ चाबियां बिस्तर है, तो बोल रहा है कुछ बिस्तर चाबियां, यानी कि तीसरा सही हो गया। अब तीसरा सही है, यानी केवल तीसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 आ जाइए। यह तो इंग्लिश में दिया हुआ, इसका मीनिंग जानना होगा। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार एक समान है, एक भिन्न है। वह कौन है जो अन्य भिन्न है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बॉटनी। तो ये तो निश्चित हो गया कि हम लोग का ज्योग्राफी होगा जो डिफरेंट है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बाकी सब साइंस का भाग है। तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 तो आपके लिए ऑफर है, क्योंकि बस जो अंक जिसके बदले में लिखा हुआ है, जिसके स्थान पे आया है, उसी से चुन के आंसर कमेंट कर देना है लिख के। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। बड़ा ही सिंपल रिलेशन का क्वेश्चन है, सिर्फ पढ़ना है, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं।
सागर ने पिज्जा लेते हुए एक व्यक्ति की ओर दिखाते हुए कहा, लो पिज्जा। तो सुन के ही मुंह में पानी आ गया होगा, है ना, निश्चित रूप से। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि सागर ने पिज्जा लेते हुए, मतलब बता रहा है किसी के बारे में। मान लीजिए आप पिज्जा लेने गए, आपके पास पैसा नहीं, तो बता दीजिए ना कि उससे ले लीजिए। तो उसी में वो बता रहा है कि वह मेरे अंकल की पुत्री का भाई, अंकल की पुत्री चचेरी बहन, चचेरी बहन का भाई चचेरा भाई, तो चचेरा भाई के बारे में बता रहा है। तो वह व्यक्ति सागर से किस प्रकार संबंधित है? तो सागर मतलब वो व्यक्ति सागर का चचेरा भाई है, तो सागर भी उसका चचेरा भाई। तो यहाँ पे आंसर होगा चचेरा भाई, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। तो पीछे वाला क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको ऑफर ही दिया था। ब्राउजिंग में बस BR को दुद्दुगो के लेफ्ट राइट कर दिया, उसी प्रकार से पैराडाइज का पूछ रहा है। पीछे भी हुआ सेम क्वेश्चन आया था। तो पिछला दफा हुआ क्या था, कोई शिफ्ट वाला एकदम पिछला शिफ्ट वाला सेम क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऐसे भी पूछ सकता है। क्लियर हुआ? तो हुआ, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। अब हम लोग लास्ट होने वाला ही हैं। कुछ मिठाइयाँ लंबी है, लो जी लंबी लंबी मिठाइयाँ हैं, मिठाई से भी मुंह में पानी आता है, तो लंबी लंबी मिठाई है, चलो खाओ। अब कहता है कुछ लंबे छोटे हैं, कुछ लंबे छोटे हैं, चलो भाई कुछ लंबे छोटे हैं। आगे कहता है कि सभी छोटे लड़की हैं, सभी छोटे क्या है? लड़की हैं, चलो लड़की है। लेकिन यदि हम ऑप्शन देखें तो या के भी बात किया है। जब या के बात किया तो मिठाइयाँ छोटा में तो संबंध नहीं दिया, इसलिए वो हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन ऐसा मैं रीजनिंग में बताया, ये तब होता है जब एक ही चीज़ के बारे में बोले एक बार है, एक बार बोले नहीं है, तब। तो देखते हैं, सही बात है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में तो नहीं वाला है वाला बोलवे नहीं किया है, तो आराम से छाटेंगे। कुछ लड़कियाँ लंबी हैं, तो कुछ लड़कियाँ लंबी है भाई, सही है। दूसरा आ जाओ, कुछ मिठाइयाँ लड़कियाँ हैं, तो बोले सर मिठाई और लड़की में तो कोई संबंध ही नहीं दिया है, तो ये गलत हो गया। लेकिन इसी के बारे में यदि बोलता कोई मिठाई लड़की नहीं है, एक बार बोलता कुछ मिठाई लड़की है, तो या करके हो सकता था। ऐसा मैं कई को बता चुका हूँ, आगे जो रीजनिंग का सॉल्यूशन चल रहा है उसमें आगे भी मिलते ही रहेगा। तो यहाँ पे केवल पहला होगा, यानी केवल निष्कर्ष एक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 अंतिम क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए ऑफर है। ऑफर क्या है बता ही देता हूँ। PR को RP लिख दिया, EA को AE लिख दिया और CH को SC लिख दिया। उसी प्रकार से आप AC को ES लिख दीजिए, LE को EL और CT को TC, उसके बाद ऑप्शन मिला लीजिए, आंसर कमेंट करिए। बता ही तो दिया हूँ भाई। तो क्लियर हो गया। 60 धमाकेदार प्रश्नों का सॉल्यूशन मैंने देखा है आज, और इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि सभी विद्यार्थी तक पहुंचे। और ये लगातार मैं सेट आपको करवाते रहूं, ताकि कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो मैथ रीजनिंग से तो खैर टेंशन आपका दूर रहेगा। क्लियर है? तो ये सेशन हमारा कैसा लगा इसके लिए भी अपना विचार प्रकट करें, कुछ कमी है उसके लिए भी विचार प्रकट करें, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। क्लियर है? अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।